अरे तुम क्या कर रही हो? क्यों तुम्हें पकड़म पकड़ाई खेलना नहीं है? नहीं, मैं शरीफ हूँ। देखो भाई, ये कहानी उन लोगों के लिए जो चेहरे से ज्यादा अपने प्यार को इम्पोर्टेंस देते हैं। एक इंट्रोवर्ट लड़के की प्रेम कहानी जो कभी अपनी फीलिंग्स, अपना दर्द खोलकर नहीं बोलता, हमेशा डरता है कहीं वो मुझे छोड़ न दे। अगर आप भी मेरी तरह इंट्रोवर्ट हो तो कमेंट करो। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के की आवाज से जो कहता है कि यह है लूना, मेरी क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की। और उसके तुरंत बाद एंट्री होती है रियोटो की, जो एक सिंपल सा थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है। अभी अभी 16 का हुआ है, लेकिन अभी तक गर्लफ्रेंड तो क्या उसके दोस्तों की गिनती भी उंगलियों पर हो जाती है। और वो चाहता तो है कि लूना से बात करे, दोस्ती करे, पर फिर उसके दिमाग में हमेशा ये बात घूमती रहती है कि एक तरफ है लूना जो क्लास की स्टार है, सबके बीच पॉपुलर है और सबकी नजर उस पर होती है, और दूसरी तरफ है वो खुद जो एक अकेला सा लड़का है जो ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करता, इसलिए अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपा कर रखता है और सिर्फ दूर से ही उसे एडमायर कर लेता है बिना कुछ कह पाए। फिर एक सीन आता है जहाँ क्लास में एक नॉर्मल दिन चल रहा होता है और लूना एकदम कैजुअली बिहेव कर रही होती है, और तभी रियोटो के पास आकर वो बोलती है कि इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो? और उस मोमेंट पर रियोटो का दिल इतना जोर से धड़कने लगता है कि वो थोड़ा घबरा कर ही सही अपना पेन उसके हाथ में दे देता है। और जब तक लूना अपना काम करती है, रियोटो उसे देखता रहता है और सोचता रहता है कि ये लड़की मेरे जैसे बंदे से इतनी नेचुरली कैसे बात कर सकती है। और उसके लिए तो वो छोटी सी बात भी एक बड़ी सी खुशी बन जाती है, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया हो। क्योंकि कभी कभी किसी के प्यार में गिरने के लिए बड़े रीजन की जरूरत नहीं होती, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा जेस्चर भी तुम्हें दिल से जोड़ देता है। फिर थोड़ा टाइम स्किप होता है और कैफेटेरिया का सीन आता है जहाँ रियोटो अपने दो इंट्रोवर्ट दोस्त इची और निशी के साथ लंच कर रहा होता है। और जैसे हमेशा होता है, वो लोग खाना खाते खाते भी गेम्स और अपने फेवरेट क्रिएटर्स की बातें करते रहते हैं। और तब निशी हंसी मजाक में बोलता है कि भाई मुझे पता है तेरा असली ड्रीम क्या है, तू चाहता है कि एक दिन तेरा फेवरेट क्रिएटर तुझे खुद बुलाए और तुम दोनों साथ में गेम खेलो। और ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। और फिर एक दोस्त मस्ती में ये भी बोलता है कि पर सुन, अगर तुम लोग गेम्स के चक्कर में पढ़ाई इग्नोर कर दोगे ना तो घर वाले तुम्हारी भलाई कर देंगे। और उस सबके बीच रियोटो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि अरे यार इतनी टेंशन मत लो, लाइफ को थोड़ा चिल मोड में जीना चाहिए। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जब रियोटो के दोस्त उसे छेड़ते हुए कहते हैं कि हाँ भाई अब तो सब ठीक रहेगा क्योंकि तू हमें एग्जाम्स में चीट करवा देगा, क्योंकि हम तीनों में सबसे ज्यादा होशियार तू ही है। और फिर हंसी मजाक के बीच उसके दोस्त एक शर्त रख देते हैं कि अगर रियोटो इस बार टॉप कर गया तो उसे अपनी क्रश लूना को प्रपोज करना ही पड़ेगा। और शुरू में तो वो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन माहौल ऐसा बनता है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है रिजल्ट के दिन पर, जहाँ दिखाया जाता है कि इची और निशी दोनों फेल हो गए होते हैं और दूसरी तरफ रियोटो बड़े अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाता है। तभी उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं और कहते हैं अबे भाई अब तो तू अपना प्रॉमिस निभा, अब जाकर उसको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन रियोटो तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस काफी कम होता है और वो सोचता है कि रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। लेकिन उसके दोस्त हंसते हंसते उसे फोर्स करते हैं और बोलते हैं कि अरे भाई रिजेक्ट होते देखने का मजा ही कुछ और होगा, वो खुशी फेल होने से भी बड़ी होगी। और धीरे धीरे वो भी सोचता है कि अब तो करना ही पड़ेगा। फिर स्कूल की छुट्टी होती है और टिपिकल फिल्मी स्टाइल में रियोटो स्कूल के पीछे खड़ा होता है। उसके दिल में बार बार एक ही थॉट घूम रहा होता है कि अब क्या होगा, क्या वो आएगी, क्या मैं बोल पाऊंगा। और तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने थोड़ी देर पहले लूना के शू बॉक्स में एक लेटर डाला था जिसमें उसने उसे मिलने बुलाया था। और अब जब वो थोड़ा डिस्पन होने ही वाला होता है तभी लूना सामने आ जाती है और सीधा पूछ लेती है क्या ये लेटर तुमने रखा था? रियोटो थोड़ा नर्वसली कहता है हाँ मैं ही था। तभी लूना एक स्माइल के साथ कहती है देखो तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हम क्लासमेट हैं तो तुम मुझे नाम से ही बुला सकते हो। अब मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और यहीं पर रियोटो अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करता है। उसके अंदर नर्वसनेस बहुत होती है, लेकिन फिर भी वो बोलता है मैं थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुम बहुत क्यूट हो, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ और मैं तुम्हें लाइक भी करता हूँ। और जैसे ही वो बोलता है वैसे ही लूना थोड़ी कंफ्यूजन में आ जाती है क्योंकि उसे लगता है शायद रियोटो किसी और लड़की के लिए कह रहा है। लेकिन रियोटो तुरंत क्लियर कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। और ये सुनकर लूना भी एकदम सरप्राइज हो जाती है और सीधा पूछती है तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? तो रियोटो थोड़ा शर्मा के बस इतना ही कहता है कि क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। और उसके मन में तो ये चल रहा होता है कि अब वो रिजेक्ट होने वाला है और शायद बात यही खत्म हो जाएगी। लेकिन एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से लूना बोल देती है ठीक है, कब से शुरू करना है? ये सुनकर रियोटो का दिमाग घूम जाता है। उसे लगता है जैसे उसके साथ कोई प्रैंक हो रहा है और वो हंसते हंसते बोलता है अरे ये क्या हो रहा है, तुम मजाक कर रही हो ना? लेकिन लूना कामली कहती है अरे तुमने ही तो मुझे कॉन्फेस किया और मैंने सिर्फ हाँ ही तो बोला है, अब तुम ही बताओ तुम आगे क्या करना चाहते हो। और वहीं पर रियोटो के दिमाग में कंफ्यूजन का तूफान चलने लगती है कि अब वो क्या करे, आगे बढ़े या रुक जाए, खुशी मनाए या डरे, क्योंकि उसके लिए ये सब एकदम अनएक्सपेक्टेड था और वो अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था कि जो सपना
जितना उसने सिर्फ सोचा था वो सच में सच होने जा रहा है। अब फाइनली हमारा बंदा हिम्मत करके बोल ही देता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हुकअप करना चाहता हूँ। और उसी बात को सुन के लूना के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो कैजुअली बोल देती है कि तो चलो फिर इसी बात पे हम दोनों मेरे घर चलते हैं। अब यहाँ से सीन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि दूसरी तरफ हमारे दोनों दोस्त जो अभी तक चिल मोड में थे अब जलन के चक्कर में लिटरली जल के खाक होने लगते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि भाई ये क्या सीन चल रहा है, कब और कैसे सब उल्टा हो गया। छुट्टी के बाद वो दोनों अपने घर एक साथ जा रहे होते हैं और उधर हमारा हीरो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा होता कि अभी क्या हुआ। उसके दिमाग में वही बात घूम रही होती है कि भाई सच में ये लड़की मेरे साथ आ रही है। इतने में लूना उससे कैजुअली पूछ लेती है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि उसने एक लेटर में देखा होता है कि बंदा अपना नाम लिखता है रियोटो काशिमा, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज होकर कराशिमा बोल देती है। तभी रियोटो एक हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ अपना असली नाम बता देता है और लूना तुरंत उसका नाम रिपीट करके बोलती है नाम तो काफी कूल है। और बस इतना सुनते ही हमारे बंदे के दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है जैसे उसके अंदर से ढोल बजने की आवाज आ रही हो। फिर लूना थोड़ा सीरियस मूड में आके बोलती है कि वैसे क्या हमने आज से पहले कभी एक दूसरे से बात भी की है? तो रियोटो सीधा बोलता है एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं। और फिर क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो भी पूछ लेता है कि तुमने आखिर डिसाइड कैसे कर लिया कि तुम मेरे साथ आओगी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और उस मोमेंट पर रियोटो को एक फ्लैशबैक याद आ जाता है जहाँ एक लड़की उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड बनना चाहती हूँ और वहीं से उसके डाउट्स और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तभी वो लूना से बोल पड़ता है मुझे तो लगता है कि तुम मुझे एक्चुअली पसंद नहीं करती और वैसे भी हम एक दूसरे के बारे में जानते ही क्या है। लूना उसके डाउट को हल्का करते हुए बोलती है शायद फ्यूचर में जान के पसंद करने लगे, वैसे भी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करती हूँ। और इतना सुनकर रियोटो के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो लूना एक मस्त कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है कि तुमने मुझे एकदम कूल स्टाइल में कॉन्फेस किया और ऑनेस्टली मुझे ये एटीट्यूड पसंद आया। फिर रियोटो थोड़ा डाउटफुली बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसे ही किसी के लिए फॉल हो जाऊंगा, बिना सोचे समझे प्यार करने लगूंगा? मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो लूना हंसती है और क्लियरली अपने स्टैंडर्ड्स बता देती है कि उसे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो अपना ध्यान नहीं रखते, जैसे बड़े बड़े नाखून वाले या फिर टोटली केयरलेस टाइप के। और बात में ये छोटी छोटी चीजें रियोटो के लिए एकदम इंटरेस्टिंग लगने लगती है। फिर रियोटो कैजुअली बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता मैं थोड़ा बोरिंग हूँ? तो लूना तुरंत उसके डाउट्स का आंसर देते हुए बोलती है नहीं यार, बोरिंग लोग एक्चुअली अच्छे होते हैं, उन्हें समझना इजी होता है और उनके साथ रहना सेफ लगता है। और इसी तरह छोटी छोटी बातें करते करते दोनों घर के रास्ते निकल जाते हैं। लूना अपना एक सीक्रेट रिवील करते हुए बोलती है कि मैंने अभी तक किसी लड़के के साथ डेट नहीं की, कभी किसी को ये नहीं बोला कि आई लाइक यू, और इसका रीजन सिंपल है कि मुझे अब तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जो जेन्युइनली मेरे टाइप का हो। रियोटो उसके वर्ड्स को प्रोसेस करते करते मेट्रो में याद करता है कि क्लास के अंदर लोग बातें करते थे कि लूना अक्सर लड़कों को 2-3 महीने के अंदर रिजेक्ट कर देती है और उसका बेसिक रीजन यही होता है कि लड़के उसके सामने टिक नहीं पाते। अब जैसे ही लूना का स्टॉप आता है वो उतर जाती है और रियोटो उससे कैजुअली बाय बोलने लगता है, लेकिन उसी वक्त लूना एकदम कैजुअली पलटकर बोल देती है तुम मेरा घर देखने नहीं चलोगे? और ऑब्वियसली हमारा बंदा उस ऑफर को कैसे रिजेक्ट करता? वो तुरंत हाँ बोल देता है और दोनों उसके घर चलते हैं। रियोटो उसके घर के अंदर जाकर हर चीज को एक क्यूरियोसिटी के साथ ऑब्जर्व करने लगता है और उसे जेन्युइनली पसंद भी आता है। जैसे ही वो वापस जाने लगता है लूना उसे रुकने के लिए बोल देती है और कैजुअली ऐड कर देती है वैसे भी मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है तो अंदर आ जाओ ना। यहाँ पे हमारा बंदा थोड़ा नॉटी मोड में आ जाता है और सोचता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, और बस यही सोच के वो एक हल्की सी शर्म के साथ उसके घर के अंदर एंटर कर जाता है और सीधा लूना के रूम में चला जाता है। लूना उसके लिए कुछ चीजें लेने बाहर जाती है और उधर हमारा रियोटो उसके कमरे को देखकर लिटरली बावला हो जाता है। रियोटो अभी लूना के कमरे में अकेला बैठा होता है और उसके दिमाग में हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं। दिल के एक कोने में वो सोच रहा होता है कि शायद उसे कुछ गलत करना चाहिए, पर फिर अगले ही सेकंड अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन इमोशंस पर कंट्रोल करना उतना इजी नहीं होता और इसी बेचैनी में उसकी नजर लूना के कपड़ों की तरफ चली जाती है। वो क्यूरियोसिटी के चक्कर में एक ड्रॉअर खोलता है, पर तभी जल्दी जल्दी में उसे बंद करते वक्त अपने पैर को थोड़ी सी चोट लगवा लेता है और फिर जैसे उसने सोचा भी नहीं था लूना वहाँ आ जाती है। रियोटो तुरंत शर्मा जाता है और सोचता है कि अब तो वो पकड़ा गया, पर लूना एकदम चिल मोड में उसे देखकर कैजुअली बोलती है तुम ये ड्रेस देख रहे थे ना? उसके बाद रियोटो मन ही मन कसम खाता है कि आज के बाद कभी भी वो बिना परमिशन किसी की चीज को हाथ नहीं लगाएगा। लूना उसे अपने पास बैठने के लिए बोलती है, पर रियोटो का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो ऑकवर्डली मुस्कान के साथ उसके पास बैठता है। तभी लूना मजाक मजाक में पूछ लेती है वैसे तुम शावर करना चाहोगे? और अपने कपड़े एडजस्ट करने लगती है। उस मोमेंट पर रियोटो की नजर उससे हट ही नहीं पा रही होती। दिल और तेज धड़क रहा होता है और दिमाग एक सेकंड के लिए फैंटेसी मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि शायद आज ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल आने वाला है, पर फिर वो अपने आप को रोक लेता है। वो लूना से कामली बोलता है प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें गलत नहीं समझना चाहता, पर मेरे लिए ये थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है। तुमने अभी अभी मेरा नाम सीखा है और हमारी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। मुझे लगता है कि अभी सही वक्त नहीं आया। लूना उसकी बात को कैजुअली काउंटर करते हुए बोलती है, पर बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के बीच ये सब तो नॉर्मल होता है ना। रियोटो उसकी तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सिर्फ एक नंबर बनना नहीं चाहता। मैं चाहूंगा कि जब हम दोनों आगे बढ़े वो
नेचुरली और सही वक्त पर हो। लूना उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और थोड़ी सी शरारत के साथ बोलती है, तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है मुझ में? रियोटो एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, ऐसा नहीं है, मन तो मेरा भी करता है, पर मैं चाहता हूँ कि हम अपने रिलेशन को रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ाएं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लगे मैं सिर्फ तुम्हें उस नजरिए से देखता हूँ। इतना सुनकर लूना थोड़ी इमोशन हो जाती है और अपना दिल खोल देती है। मैंने पहले भी देखा है कि लड़के सिर्फ बॉडी के चक्कर में आते हैं, शायद इसी वजह से मेरे पिछले रिलेशनशिप्स ज्यादा दिन नहीं चले, पर तुम अलग हो, तुमने पहले दिन ही मुझे रिस्पेक्ट दिया। रियोटो उसकी बातों को समझता है और कामली बोलता है, हाँ, क्योंकि तुम मेरी लाइफ की पहली गर्लफ्रेंड हो और मैं चाहता हूँ कि हम एकदम नॉर्मल तरीके से रिलेशनशिप एंजॉय करें, बिना किसी प्रेशर के। मुझे तुमसे दूर जाने का डर नहीं है, बस इतना चाहूंगा कि तुम मुझे अपना असली वर्जन दिखाती रहो और मुझे वही पसंद आएगा। लूना हल्का सा ब्लश करते हुए कहती है, ठीक है, जब भी मेरा मन होगा मैं तुमसे खुद ओपन होकर बोल दूंगी। और ऑनेस्टली तुम जैसे लड़के मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। तुम पहले दिन ही अलग साबित हो गए हो। सच कहूँ तो मैं पहली बार किसी लड़के के लिए गिर गई हूँ। रियोतो अपने मन में सोच रहा होता है, यार अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि शिराकावा जैसी गर्ल मुझे डेट कर रही है। और ये सोचता सोचता स्कूल के अंदर एंटर करता है। इतने में उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है, लूना का मैसेज में लिखा होता है, सॉरी आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी, ज्यादा नींद आ गई थी। बस इतना प्यारा और कैजुअल सा टेक्स्ट पढ़ के रियोतो का चेहरा लाल हो जाता है। पहली बार कोई लड़की उसे ऐसे मैसेज करती है। उसका दिमाग अटक जाता है, रिप्लाई क्या दूं? थोड़ा सोचे समझे कि वो एक नॉर्मल सा रिप्लाई भेजता है, कोई टेंशन नहीं, बस जल्दी आ जाना। लेकिन सामने से लूना रिप्लाई कर देती है, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। रियोतो और भी कंफ्यूज हो जाता है और शर्मा के एक छोटी सी अपोलॉजी भेज देता है। थोड़ी देर बाद लूना क्लास में एंट्री लेती है। गुड मॉर्निंग सर। टीचर उसे चुपचाप अंदर आने देते हैं और वो क्वाइटली अपनी सीट ले लेती है। जैसे ही वो बैठती है उसकी एक दोस्त मजाक में बोलती है, लेट क्यों हुई? लूना मुस्कुराते हुए कहती है, थोड़ा मेकअप चल रहा था। और फिर रियोतो की तरफ आंख मार देती है। बस ये देखकर हमारा बंदा पूरा ही ऑकवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रियोतो अपने दोस्त को बताता है कि कल रात वो लूना के घर गया था। बस ये सुनकर दोनों दोस्त शॉक हो जाते हैं। क्या तू उसके घर गया था? मतलब कुछ तो हुआ होगा। रियोतो कामली बोलता है, ऑलमोस्ट होने ही वाला था, बट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। उसके एक दोस्त तुरंत एडवाइस देता है, भाई इंट्रोवर्ट होना सही, पर ये चीजें हमेशा रेडी रखनी चाहिए। दूसरा दोस्त हंसते हंसते बोलता है, तू पूरा टिया निकला। ऐसे मोमेंट्स को कौन मिस करता है? रियोतो बस सिर झुका के कहता है, मैं अपने दिल से तैयार नहीं था, बस इसीलिए। दोनों दोस्त उसे थोड़ा जज करते हैं और कहते हैं, सोच ले तू वैसे उस लेवल का है भी या नहीं। एक तरफ तू इंट्रोवर्ट और दूसरी तरफ लूना फुल ऑन एक्सट्रोवर्ट, मस्त मस्त वाली पर्सनैलिटी। उसके पहले भी कई बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, शायद तुम्हारे लिए वो एक शॉर्ट फेज हो सिर्फ। ये बातें सुनकर रियोतो थोड़ा हर्ट हो जाता है पर चुप रहता है। सीन शिफ्ट होता है क्लास में। लूना उससे सॉफ्टली बोलती है, मैंने कल रात तुम्हारे बारे में एक सपना देखा था। रियोतो उसकी बात सुनता है पर फोकस लूज करने लगता है, दिल घबराने लगता है क्योंकि सब क्लासमेट्स उसके रिलेशनशिप पे गॉसिप करने लगते हैं। लूना की बेस्ट फ्रेंड भी रियोतो को घूरती रहती है जैसे कुछ जान गई हो। रियोतो सिचुएशन ऑकवर्ड होती देख बोलता है, मुझे थोड़ा काम है, मैं निकलता हूँ। पर लूना उसके साथ चिपक के चलती है कॉरिडोर तक। ये देखकर और स्टूडेंट्स इरिटेट हो जाते हैं, स्पेशली लूना की एक क्लोज फ्रेंड। कॉरिडोर में रियोतो फाइनली उससे पूछ लेता है, तुमने अपने फ्रेंड्स को हमारे रिलेशनशिप के बारे में तो नहीं बताया? लूना कैजुअली कहती है, नहीं, सिर्फ एक दोस्त को बताया है, निकोर, वो मेरी चाइल्डहुड वाली फ्रेंड है। रियोतो कहता है, अच्छा, इसलिए वो मुझे घूर रही थी। फिर लूना उसकी तरफ देखकर बोलती है, और तुमने अपने दोस्तों को बताया? रियोतो मुस्कुराता है, हाँ, मैंने भी अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को बताया है। लूना हंसते हुए कहती है, देखा, हम दोनों अपने दोस्त से कुछ छुपा ही नहीं सकते। और दोनों कॉरिडोर में खड़े होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। लूना सॉफ्टली रियोतो से कहती है, इसका मतलब हमें अपना रिलेशनशिप स्कूल के अंदर सीक्रेट रखना पड़ेगा। रियोतो तुरंत हाँ में सिर हिला के बोलता है, हाँ, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। लूना फिर थोड़ा हेजिटेंट होकर बोलती है, क्या मैं तुमसे और बातें कर सकती हूँ? रियोतो कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, पर शायद वीकेंड पे या स्कूल के बाद। ये सुन के लूना थोड़ा सीरियस हो जाती है और रियोतो को लगता है कि शायद उसने गलती से उसे दूर कर दिया, लेकिन रियलिटी में वो उसे गलत समझ लेता है। थोड़ी देर बाद लूना खुद ही हंसते हुए बोलती है, तो इसका मतलब है हम डेट पे जाएंगे? रियोतो तुरंत घबरा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर लूना चिल वे में कहती है, कोई बात नहीं, मुझे चलेगा, वैसे मैं संडे को बिजी हूँ पर सैटरडे को फ्री हूँ, तो सैटरडे को चलते हैं। अगले दिन रियोतो अपने रूम में होता है, कैलेंडर देख रहा होता है, अरे यार कल ही सैटरडे है, मतलब मेरी लाइफ की फर्स्ट डेट, और वो भी लूना के साथ। बस उसका दिल घबरा जाता है, टेंशन के मारे वो इधर उधर चलने लगता है। इतने में ही एक वीडियो कॉल आता है, स्क्रीन पे लूना। रियोतो हल्की सी घबराहट के साथ कॉल उठाता है। लूना मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने अभी तक प्लान बनाया भी है कि नहीं? ये हमारी फर्स्ट डेट है, तो तुम मुझे कहाँ लेके जाने वाले हो? रियोतो क्विकली सोच के बोलता है, यूजुअली कपल्स मूवी पे ही जाते हैं। पर लूना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ लेती है, और तुम मूवी के अलावा मेरे साथ और क्या करना चाहते हो? रियोतो शॉक्ड हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, मैं बस तुम्हें और अच्छे से समझना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी डिसलाइक्स, तुम्हारे ड्रीम्स, यही मेरा प्लान है। ये सुनते ही लूना का चेहरा सॉफ्ट हो जाता है। उसके लिए ये पहली बार होता है जब कोई लड़का उसे दिल से समझना चाहता है, बिना किसी दूसरे मोटिव के। वो एक छोटी सी स्माइल के साथ बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। अगला सीन सैटरडे। रियोतो फाइनली लूना को लेकर एक शॉपिंग मॉल जाता है। लूना एक के बाद एक ड्रेस ट्राई करती है और हर बार रियोतो उसे बस देखता ही रहता है। पूरे मॉल में लोग सीक्रेटली दोनों को नोटिस करते हैं। वाह क्या क्यूट कपल है। जब लूना उससे पूछती है कैसी लग रही हूँ,
हूँ तो रियोतो इतना लॉस्ट होता है कि प्रोडक्ट या ड्रेस पर ध्यान ही नहीं देता। फाइनली वो धीरे से बोलता है, तुम्हें खुश देखकर ही मुझे खुशी मिल रही थी, इसलिए मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं लगी। लूना ब्लश कर जाती है, उसके चेहरे पर एक नेचुरल पिंक ग्लो आ जाता है। दोनों एक कॉर्नर पर बैठकर जूस शेयर करते हैं और वहाँ भी रियोतो सिर्फ उसकी स्माइल ऑब्जर्व कर रहा होता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा होता है, पर तभी लूना को एक कॉल आता है, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड निकोरो का। लूना कैजुअली बोल देती है, हाँ मैं अभी रियोतो के साथ डेट पर हूँ। निकोरो तुरंत टेंशन में पूछती है, तुम्हारे साथ उसने कुछ किया तो नहीं? तुम उसके साथ सीरियस क्यों हो रही हो? तुम उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर लूना थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और रियोतो के चेहरे पर डर आ जाता है। अपने आसपास लोगों की नजरें महसूस करते हुए रियोतो कहता है, शायद लूना जैसी पर्सनैलिटी के लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ, शायद उसे मुझे डेट भी नहीं करना चाहिए। डेट यहीं से थोड़ी डल हो जाती है और आखिर में दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रियोतो रात को फोन चेक करता है पर शॉक हो जाता है, लूना का कोई मैसेज नहीं आया, ना ही उसने उसके टेक्स्ट रीड किए और बस उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और डर दोनों क्लियरली दिखने लगते हैं। कहानी एक नई टेंशन के साथ क्लिफ हैंगर पर रुक जाती है। रियोतो को अचानक याद आता है कि काफी दिनों से लूना का बिहेवियर थोड़ा अलग सा है। कभी स्कूल लेट आती है, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा ही बिजी रहती है और कभी कभी ऐसी बातें करती है जिनकी वजह से रियोतो के मन में एक छोटा सा डाउट उठने लगता है। उसे लगता है कि शायद कहीं लूना किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं उसका दिल दूसरे तरफ तो नहीं जा रहा। रियोतो अपनी इमेजिनेशन में ही खुद को कंफ्यूज करने लगता है, पर एक प्रॉब्लम है, वो एक इंट्रोवर्ट लड़का है, अपनी फीलिंग्स ओपनली बोल नहीं पाता, इसलिए वो बस चुपचाप अपने पीसी पर बैठ जाता है और गेमिंग शुरू कर देता है ताकि दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो। अगला सीन स्कूल का है। रियोतो अपने दोस्त के साथ कैंपस में घूम रहा होता है और तभी उसकी नजर पड़ती है लूना पर, जो सॉकर टीम के लीडर के साथ हंसी मजाक कर रही होती है। लीडर कैजुअली कहता है, तुम्हें भी सॉकर ट्राई करना चाहिए। रियोतो के दोस्तों का रिएक्शन तुरंत आता है, भाई ऐसा ही होता है, हम जैसे इंट्रोवर्ट्स के लिए लाइफ टफ होती है, पर कॉन्फिडेंट लोग हर सिचुएशन जीत जाते हैं। ये सुनकर रियोतो की आंखों में और भी डाउट और डर आ जाता है और बिना कुछ बोले वो घर लौट जाता है। रात को उसके फोन में एक मैसेज आता है लूना का, रियोतो क्या तुम स्टेशन पे आ सकते हो? ये पढ़ते ही रियोतो के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसे लगता है शायद आज ही मेरा ब्रेकअप होने वाला है, पर क्या मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए? नहीं, मैं भाग के नहीं जाऊंगा, जो होगा देख लेंगे। अगला सीन स्टेशन का है। रियोतो नर्वस होते हुए पहुंचता है और सामने खड़ी होती है लूना। वो सॉफ्टली स्माइल करती है और कहती है, थैंक्स तुम आ गए, और फिर अपने बैग से एक छोटा सा सरप्राइज निकालती है, एक रेयर फोन कवर। वो हंसते हुए बोलती है, फाइनली मुझे ये मिल गया, और ये लो मैंने तुम्हारे लिए भी सेम कवर लिया है। रियोतो एकदम शॉक रह जाता है। वो कहता है, तो तुमने मुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए बुलाया? लूना एक मिस्चीवस स्माइल के साथ कहती है, हाँ क्योंकि ये इजीली मिलता नहीं और मैंने पूरा सुबह लाइन में खड़े रहकर ये लिया, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। यहाँ रियोतो की सोच पलट जाती है। उसे गिल्ट फील होता है कि उसने इतनी प्यारी और केयरिंग लड़की पर शक किया। थोड़ी हिम्मत जोड़कर वो कहता है, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मेरी लाइफ में आई हो तो जैसे कोई मिरेकल हो। मैं तो ये सोच कर आ रहा था कि शायद तुम ब्रेकअप करने वाली हो। लूना सॉफ्टली हंसती है और उसकी आंखों में थोड़ा प्यार दिखाई देता है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बस ऐसे ही छोड़ दूंगी? रियोतो दिल से बोलता है, कभी कभी मुझे लगता है मैं लकी हूँ, पर साथ ही लगता है तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की मेरे साथ क्यों हो? मैं तो इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं। थोड़ा साइलेंस होता है और फिर रियोतो अपना एक पुराना वूंड खोल देता है। वो बोलता है, मिडिल स्कूल में मेरी डेस्क पार्टनर थी जो मुझसे बहुत अटैच थी। एक दिन मैंने उसे प्रपोज कर दिया और उसने मुझे ये लाइन बोली, आई लव यू एज अ फ्रेंड बट नॉट एज अ बॉयफ्रेंड। उस दिन से मैं किसी लड़की पर इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता। लूना उसकी बात ध्यान से सुनती है और सॉफ्टली बोलती है, तुम गलत सोचते हो, सभी मिडिल स्कूल की लव स्टोरीज खत्म नहीं होती। मेरे पेरेंट्स देखो, उन्होंने मिडिल स्कूल से एक दूसरे को चुना था और आज भी साथ है, तो प्यार पर शक मत करो। रियोतो की आंखों में पहली बार थोड़ा होप चमक जाता है और लूना कहती है, वैसे ये जो मैंने तुम्हें फोन कवर दिया है ये एक रैंडम गिफ्ट नहीं है, ये हमारा पहला एनिवर्सरी गिफ्ट है। एक हफ्ता हो गया है हमें ऑफिशियली कपल बने। रियोतो अंदर से शॉक हो जाता है पर खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद अब उसका रिलेशनशिप एक नए लेवल पर जाने वाला है। ट्रस्ट रिलेशनशिप का असली बेस वही होता है। अगर ट्रस्ट है तो रिश्ता चल सकता है, वरना एक दिन सब खत्म। अब इमेजिन करो, रियोतो और लूना आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके पास से एक कार निकलती है। उस कार को देखकर लूना के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वो इंस्टेंटली खुश हो जाती है। रियोतो क्यूरियस होकर पूछता है, तुम्हें कार्स पसंद है क्या? और फिर अपना पूरा ज्ञान खोल देता है। इतना बोलता है कि एक पॉइंट पर उसे खुद महसूस होता है कि वो थोड़ा ज्यादा बकबक कर रहा था। तभी वो थोड़ा एम्बेरस होकर सॉरी बोलता है। लूना उसके सॉरी को लाइटली लेती है और स्माइल करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, पहली बार तुम्हें ऐसे अपने वर्ल्ड में इन्वॉल्व होते देखा। उसके बाद लूना अपने पेरेंट्स की बात शेयर करती है कि जैसे उसकी मॉम ड्राइव करती थी वैसे ही वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार राइड करना चाहती थी, लेकिन फिर उसका एक ब्रेकअप हुआ जो बहुत जल्दी हो गया। लूना कॉन्फेस करती है कि वो अभी एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहती क्योंकि उसके मॉम डैड पहले ही डिवोर्स हो चुके हैं। शायद इसी वजह से उसने अपना ध्यान फैशन और हॉबीज में लगाना शुरू कर दिया ताकि वो इमोशनली हर्ट न हो। रियोतो पेशेंस से सुनता है और कहता है, देखो लाइफ को एंजॉय करना गलत नहीं है, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हो, तुम्हारे पास एक लाइफस्टाइल है जो तुम डिजर्व करती हो, और हाँ तुम एक बॉयफ्रेंड के साथ खुश रह सकती हो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसकी बात सुनकर लूना रिलैक्स फील करती है और सोचती है, शायद मुझे भी अपनी लाइफ को और ज्यादा एंजॉय करना चाहिए, जस्ट लाइक कार रेसिंग के थ्रिल के साथ। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। लूना अपनी फ्रेंड निगोरो को फोन पर
बताती है कि रियोतो को उसका दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया और ये भी कॉन्फेस करती है कि आजकल वो रियोतो के साथ काफी कंफर्टेबल फील करती है। लेकिन निगोरो उसे वार्न करती है, थोड़ा केयरफुल रहना, क्लासरूम में कभी भी नए लफड़े हो सकते हैं। और वैसा ही होता है। नेक्स्ट डे होमरूम टीचर क्लास में आती है और अनाउंसमेंट करती है, दोस्तों आज तुम्हारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रही है, मारिया क्रूज। नाम सुनते ही रियोतो का दिल हिल जाता है क्योंकि मारिया कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली क्रश होती है। जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, पूरी क्लास के लड़के लिटरली फिदा हो जाते हैं। सब आपस में छुप छुप के बात करने लगते हैं, यार मारिया कितनी क्यूट है, कितनी ब्यूटीफुल है। और सच कहूँ तो उसकी प्रेजेंस में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। लेकिन रियोटा के लिए ये मोमेंट थोड़ा नॉस्टैल्जिक बन जाता है। उसे अपना मिडिल स्कूल याद आ जाता है जब उसने मारिया को प्रपोज किया था और मारिया ने सीधे उसे रिजेक्ट कर दिया था। उस टाइम की यादें उसके दिमाग में फ्लैशबैक की तरह चलती है। लेकिन फिर वो अपने दिल को समझाता है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड अब लूना है। और दोस्तों कहानी यही इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि मारिया की सीट टीचर उसी के बगल में एलोकेट करती है, एकदम साइड में। रियोटा के लिए ये एक शॉक होता है और मारिया भी उसे देखकर थोड़ी शॉक सी लगती है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद मारिया डायरेक्टली उसके पास आकर पूछती है, तुम रियोटा हो ना? रियोटा शर्माते हुए सिर्फ हाँ कह पाता है, लेकिन अपने मन में वो सोचता है कि पास्ट को दोबारा नहीं छेड़ना, बेस्ट यही होगा कि वो मारिया से दूरी बनाए रखे। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जैसे ही रियोटा क्लास के बाहर निकलता है, उसके सामने आती है निगोरो। उसका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर रियोटा थोड़ा घबरा जाता है। निगोरो कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। और अगले ही मोमेंट दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वहाँ निगोरो फ्राइज खा रही होती है और रियोटा टेंशन में चुपचाप बैठा होता है। उसका डर और कंफ्यूजन उसके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा होता है। फाइनली वो पूछ ही लेता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? निगोरो फ्राइज खत्म करके कामली कहती है, नेक्स्ट संडे लूना का बर्थडे है। ये सुनकर रियोटा के दिल को थोड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन निगोरो गुस्से में उसे डांट देती है, तुम्हें ये तक नहीं पता कि अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे कब है? क्या तुम लूना को सीरियसली लेते हो भी या नहीं? रियोटा इंस्टेंटली जवाब देता है, ऑफ कोर्स मैं लूना को लेकर सीरियस हूँ। तब निगोरो कहती है, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो, नेक्स्ट संडे के लिए प्लान बनाओ। और फिर वो वहाँ से चलने लगती है। लेकिन रियोटा उसे रोकता है और कहता है, एक बात बताओ, लूना को कौन सा गिफ्ट पसंद आएगा? निगोरो थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, तुम खुद लूना के इतने करीब हो, तुम्हें खुद आइडिया लगाना चाहिए। तब रियोटा सॉफ्टली बोलता है, लूना ने मुझे एक फोन केस गिफ्ट करके सरप्राइज दिया था, अब मेरी बारी है उसे सरप्राइज देने की। ये बात सुनकर निगोरो का गुस्सा शांत हो जाता है और वो उसे आइडियाज देने लगती है। लेकिन कहानी में यहीं पर एक ट्विस्ट आ जाता है। एक अननोन लड़की उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है और उसे ऑनलाइन ग्रुप में डाल देती है। अगले ही सीन में लूना स्टेशन पर रियोटा का वेट कर रही होती है। उसके फोन में वही फोटो होता है जो वायरल हो चुका है। लूना डायरेक्टली पूछती है, रियोटा तुम निगोरो से मिले थे ना? रियोटा पहले तो घबरा जाता है लेकिन फिर करेज लेकर कहता है, लूना नेक्स्ट संडे तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगी? ये सुनकर लूना सॉफ्टली स्माइल करती है और समझ जाती है कि रियोटा झूठ नहीं बोल रहा। लूना उससे हाँ कह देती है और कहती है, ओह तो बात ये थी। और बस रियोटा का दिल चैन ले लेता है। लेकिन जैसे ही लूना चलने लगती है, रियोटा अपने मन में सोचता है, क्या वो जेलस थी? नहीं, लूना जेलस हो ही नहीं सकती। और तभी वो डिसाइड करता है, नेक्स्ट संडे मैं लूना को एक परफेक्ट डेट पर ले जाऊंगा जहाँ मैं उसे खुश रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर कट होता है अगले सीन पर, एक ब्यूटीफुल डेट जहाँ लूना खुद को चीयरफुल, हैप्पी और लव्ड फील करती है। और दोस्तों ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि निगोरो ने ही रियोटा को आइडिया दिया था कि लूना को क्या चीज खुश करेगी। कहानी यहीं पर अभी थोड़ी देर के लिए रुकती है। रियोटा और लूना एक कैफे में बैठकर बोबा टी एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे ही लूना एक सिप लेती है, उसके चेहरे पर एक ब्राइट सी स्माइल आ जाती है। वो क्लियरली बहुत हैप्पी फील कर रही होती है। और ये आइडिया, ये कैफे, ये बोबा टी, सब कुछ एक्चुअली निगोरो ने ही सजेस्ट किया था। लूना खुश होकर कहती है, वाह ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन एक बात बताओ, ये बोबा टी कितने का है? मैं अपना बिल खुद दे देती हूँ। लेकिन रियोटा उसे रोकता है और सॉफ्टली बोलता है, नहीं लूना, तुम्हें कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आज का दिन सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशल है और ये ट्रीट मेरी तरफ से है। ये सुनकर लूना के दिल को और भी ज्यादा खुशी मिलती है। और फिर रियोटा एक मैप निकालता है। लूना थोड़ा कंफ्यूज सी उस मैप को देख रही होती है। तब रियोटा समझाता है कि पिछले एक हफ्ते से वो ये मैप बना रहा था, एक बोबा टी कैफे मैप, जिसमें उसने सिटी के सबसे अच्छे बोबा शॉप्स मार्क किए होते हैं। और वो इतनी डिटेल से हर कैफे के टेस्ट और स्पेशल ड्रिंक्स एक्सप्लेन करने लगता है कि लूना लिटरली स्टन रह जाती है। फिर लूना एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती है, रियोटा क्या तुम्हें बोबा टी इतना पसंद है? और रियोटा शर्माते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं बस जानता था कि तुम्हें बोबा टी बहुत पसंद है, इसलिए मैं रिसर्च करके आया हूँ ताकि तुम्हारे बर्थडे पर तुम वही कर सको जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है। लूना उसके वर्ड सुनकर शॉक हो जाती है और फिर सॉफ्टली स्माइल करके कहती है, वाह मेरे लिए पहली बार किसी ने इतना एफर्ट किया है, थैंक यू रियोटा। उसके बाद दोनों अलग अलग कैफे विजिट करते हैं, अलग अलग बोबा टी फ्लेवर्स ट्राई करते हैं और एक छोटी सी बोबा एडवेंचर डेट एंजॉय करते हैं। लास्ट कैफे में जब लूना रियोटा को एक कप ऑफर करती है तो रियोटा मना कर देता है, मेरा पेट तो ऑलरेडी फुल हो गया है। लेकिन लूना इंसिस्ट करती है और फाइनली रियोटा एक सिप लेता है और उसी स्ट्रॉ से लूना भी सिप कर लेती है। और बस दोस्तों यही पर होता है वो इनडायरेक्ट किस मोमेंट। लूना हंसी के साथ कहती है, रियोटा हम दोनों का एक इनडायरेक्ट किस हो गया है। रियोटा इतना शर्मा जाता है कि उसका चेहरा लाल हो जाता है। शाम तक डेट खत्म होने लगती है। रियोटा अपना पर्स निकालता है ताकि लूना को बर्थडे गिफ्ट दे सके, लेकिन उसके चेहरे पर शॉक आ जाता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे बचे ही नहीं
नहीं होते। थोड़ा गिल्टी फील करके वो कहता है, लूना मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट सोचा था लेकिन अभी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। लेकिन तब लूना उसके हाथ से वो बोबा मैप ले लेती है और सॉफ्टली कहती है, रियोटा मेरे लिए ये मैप ही सबसे प्रेशियस गिफ्ट है। तुमने अपना टाइम, अपनी मेहनत मेरे लिए लगाई है और ऐसा गिफ्ट मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। मैं इसे हमेशा ट्रेजर करके रखूंगी। रियोटा के दिल को ये बात एकदम छू जाती है और वो कहता है, ठीक है, फिर हम दोनों फिर से कभी नए कैफे एक्सप्लोर करेंगे। लूना स्माइल करके कहती है, थैंक यू रियोटा, तुमने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया। और दोस्तों, इस तरह से उनका परफेक्ट बर्थडे डेट खत्म होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में रियोटा सुनता है कि स्टूडेंट्स लूना के बारे में गंदे रूमर्स फैला रहे हैं। उसके दिल में गुस्सा भी आता है और कंसर्न भी। और लंच के वक्त जब वो अपने दो दोस्तों के साथ बैठा होता है तभी वहाँ निगोरो आ जाती है। निगोरो को देखते ही उसके दोनों दोस्त तुरंत भाग जाते हैं और रियोटा थोड़ा कंफ्यूज होकर उसे देखता है। तब निगोरो पूछती है, रियोटा तुम्हारे दोस्त मुझे देखते ही भाग क्यों गए? निगोरो के सवाल पर रियोटा थोड़ा चुप हो जाता है लेकिन फिर धीरे से कहता है, हाँ मैंने सुना है कोई तो लूना के बारे में गंदे रूमर्स फैला रहा है। ये बात कहते ही उसके चेहरे पर टेंशन क्लियरली दिखने लगती है। सीन कट होता है क्लासरूम पर। वहाँ रियोटा अपनी सीट पर बैठता ही है कि उसकी क्लासमेट मारिया उसके पास आती है और एक पैकेट कुकीज का ऑफर करती है। रियोटा थोड़ा शर्माता है पर वो कुकीज ले लेता है। उस मोमेंट में मारिया के चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल होती है जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। और फिर क्लास शुरू होती है। एक छोटी सी ट्विस्ट ये होती है कि मारिया अपनी बुक लाना भूल जाती है तो दोनों एक ही बुक शेयर करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं। एक ऑकवर्ड सी साइलेंस क्रिएट हो जाती है। उस वक्त टीचर कुछ अर्जेंट कारण से क्लास से बाहर चले जाते हैं और वही चांस लेकर मारिया थोड़ा हिचकिचाकर रियोटा की तरफ देखती है और बोलती है, रियोटा मुझे पिछली बार के लिए सॉरी कहना था। तब मैं बहुत कंफ्यूज थी कि तुम्हें डेट करना चाहिए या नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है तुम बहुत क्यूट हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर रियोटा लिटरली शॉक हो जाता है लेकिन वो कामली जवाब देता है, मारिया मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। मारिया के लिए ये बात एक झटका होती है। वो शॉक में आकर कहती है, गर्लफ्रेंड कौन है वो, मुझे बताओ ना। रियोटा सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, ये एक सीक्रेट है, मैं अभी किसी को नहीं बता सकता। और जब वो कॉरिडोर से गुजरता है तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, अगर क्लास को पता चल गया कि मैं लूना को डेट कर रहा हूँ तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है। एक लड़का लूना को क्लासरूम के अंदर ले जा रहा होता है। रियोटा तुरंत उनका पीछा करता है और डोर के बाहर से छुपकर देखने लगता है। अंदर का सीन और भी शॉकिंग होता है। वो लड़का लूना को प्रपोज कर रहा होता है लेकिन लूना बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मना कर देती है और कहती है, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो लड़का गुस्से में आकर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, कैसा बॉयफ्रेंड होगा तुम्हारा, पक्का यूजलेस होगा। लूना तुरंत जवाब देती है, नहीं मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल वैसा नहीं है, वो बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छा है, मैं उसके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करती हूँ और चाहे पूरी दुनिया जान ले मैं किसको डेट कर रही हूँ, मुझे कभी एम्बैरेसमेंट फील नहीं होगा। रियोटा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर इमोशन हो जाता है। उसके मन में लूना के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगला दिन क्लास शुरू होती है और रियोटा अभी भी कल की बातें याद कर रहा होता है। तभी मारिया उसके पास आती है और कैजुअली कहती है, रियोटा तुमने सुना लूना के बारे में बहुत गंदे रूमर्स चल रहे हैं। रियोटा चुप रहता है लेकिन मारिया रुकती नहीं। वो और भी उल्टा सीधा बोलने लगती है, लूना की इंसल्ट करने लगती है। धीरे धीरे रियोटा का पेशेंस खत्म होने लगता है। उसका चेहरा रेड हो जाता है और फिर वो गुस्से में बोलता है, मारिया तुम लूना के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती, तुम उसे जानती भी नहीं हो। लूना बहुत अच्छी लड़की है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स ही झूठ फैला रहे हैं। लूना अपने बॉयफ्रेंड का बहुत ख्याल रखती है, बहुत केयरिंग है। मारिया शॉक हो जाती है और उल्टा सवाल कर देती है, तुम्हें इतना सब कैसे पता, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड को जानते हो? और दोस्तों वही होता है वो एपिक क्लाइमेक्स मोमेंट। रियोटा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, एकदम से खड़ा हो जाता है और पूरी क्लास के सामने जोर से कह देता है, मैं हूँ लूना का बॉयफ्रेंड। सब क्लास एकदम शॉक में आ जाती है, यहाँ तक कि लूना भी अपनी सीट पर स्टनर्ड होकर रियोटा की तरफ देख रही होती है। रूम में एकदम साइलेंस छा जाता है, हर कोई शॉक में है। सबके चेहरे पे डिसबिलीफ क्लियरली दिख रहा है लेकिन ज्यादा देर तक डाउट रहता नहीं क्योंकि लूना खुद खड़ी होती है और कामली कहती है, हाँ ये सच है, रियोटा ही मेरा बॉयफ्रेंड है। बस ये बोलते ही सबके रिएक्शन बदल जाते हैं। स्टूडेंट्स जो पहले रूमर्स पे विश्वास कर रहे थे अब कहने लगते हैं, मतलब लूना के बारे में जो भी गलत बातें थी सब झूठ था, शी इज एक्चुअली अ गुड गर्ल। और फिर सब डिसाइड कर लेते हैं कि आज के बाद रूमर्स पे विश्वास नहीं करेंगे बल्कि अपने एफर्ट्स पे फोकस करेंगे। शायद कभी वो भी एक ऐसी लड़की को इम्प्रेस कर सके जैसे लूना। रूमर्स के ऑफिशियली खत्म होने के बाद सीन में एक और ट्विस्ट आता है। मारिया जो अभी तक चुप थी उसके चेहरे पे एक्सट्रीम गुस्सा आ जाता है। वो बिना कुछ कहे क्लास से भाग जाती है। रियोटा उसके पीछे दौड़ता है और कॉरिडोर में उसे पकड़ता है। मारिया रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मारिया गुस्से से जवाब देती है, रियोटा मेरा पीछा करना बंद करो। लेकिन रियोटा उससे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लेता है, ये रूमर्स फैलाने वाली तुम थी ना? मारिया पहले चुप रहती है फिर थोड़ा देर बाद गुस्से से बोल पड़ती है, हाँ मैं ही थी जिसने ये सब अफवाह फैलाई। मुझे नहीं पसंद कि लूना हमेशा मुझसे बेटर लगे। रियोटा ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी मारिया एक और बड़ा बॉम्ब गिराती है, लूना और मैं एक्चुअली ट्विन सिस्टर्स है। ये सुनकर रियोटा लिटरली स्टन हो जाता है। उसके दिमाग में एक सेकंड के लिए सब फ्रीज हो जाता है। और ऑनेस्टली दोस्तों पहली बार मुझे भी सुन के शौक लगा कि लूना और मारिया ट्विन है। मारिया अपने इमोशंस स्पिल करती रहती है, मैं हमेशा लूना से
हार जाती हूँ। सब उसे पसंद करते हैं, उसके वजह से मैं हमेशा पीछे रह गई। बस एक बार मैं चाहती थी कि मुझे भी प्यार मिले। फिर वो थोड़ा हर्ट एक्सप्रेशन के साथ कहती है, तुम अब मुझे नीचे नजर से देख रहे हो ना रियोता। रियोता उसके नजदीक जाकर कामली बोलता है, नहीं मारिया, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंट्रोवर्ट हूँ। मैं भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मैं भी डर जाता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए तुम्हारे इमोशंस मैं अच्छे से समझता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ एक दिन तुम्हें भी कोई मिलेगा जो तुम्हें डीपली समझेगा और तुम उसके लिए बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करोगी। मारिया ये सब सुनकर शर्मा जाती है, पर अपने ईगो के चक्कर में कहती है, बस मुझे कंफर्ट करने की कोशिश मत करो, तुम मुझे समझ ही नहीं सकते। और इतना कहकर वो घूमती है और गिरने ही वाली होती है कि रियोता तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। दोनों एक ऑकवर्ड सी साइलेंस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मारिया थोड़ा एम्बेरस्ड होकर सॉफ्टली बोलती है, ये बहुत एम्बेरसिंग था। सीन कट होता है नेक्स्ट डे के लिए। रियोता क्लास की तरफ आ रहा होता है, तब उसकी मुलाकात होती है लूना से। उसे देखकर उसके चेहरे पे एक नेचुरल हैप्पीनेस आ जाती है, लेकिन उसी वक्त कॉरिडोर से निकोरो भी आ जाती है। रियोता पहले थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन निकोरो उससे हंसते हुए कहती है, गुड जॉब रियोता, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। और फिर वो कैजुअली बोलती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है और वहाँ से चली जाती है। अब दोनों लूना और रियोता एक साथ घर की तरफ चल रहे होते हैं और वहीं पर लूना उससे सॉफ्टली पूछती है, रियोता मैं समझ नहीं पा रही, तुमने सबको हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में क्यों बता दिया? तुमने ही तो कहा था कि इसे सीक्रेट रखना है। रियोता थोड़ा सीरियस हो जाता है और जवाब देता है, मैं और टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। मैं तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें सुन रहा था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने सबके सामने सच कह दिया। ये सुनकर लूना इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सॉफ्टली कहती है, मतलब ये सब तुमने मेरे लिए किया? और फिर वो थोड़ा हेजिटेट करके बोलती है, रियोता मुझे लगता है ये रूमर्स मारिया ही फैला रही थी, तुमने भी सुना होगा ना? रियोता धीरे से हाँ में सर हिलाता है। लूना फिर बोलती है, मुझे तुमसे पहले ही मारिया के बारे में सब कुछ बताना चाहिए था, लेकिन कुछ वजह थी जो मैं बता नहीं पाई। वैसे एक बात मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है, तुमने भी तो मेरे बारे में कई रूमर सुने होंगे ना, फिर भी तुमने मुझे डेट करना क्यों चूज किया? रियोटो ने एकदम से लूना की तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास था वो सब पास में ही था और प्रेजेंट में तुम ही हो जिसे मैं दिल से प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर लूना के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जिसमें रिलीफ भी था, खुशी भी और थोड़ा शर्मापन भी। उस पल में उसने एक्सपीरियंस किया कि रियोटो के दिल में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जगह है। लेकिन सीन का दूसरा साइड भी था, क्योंकि इसी वक्त मारिया अकेले सी बैठी थी स्कूल की पुरानी सी सीढ़ियों पर और अपने दिल में खुद से लड़ रही थी। वो सोच रही थी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मुझे रियोटो से प्यार हो रहा है? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। उसके इमोशंस एकदम मिक्स्ड और कंफ्यूज थे, जैसे दिल और दिमाग एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हो गए हों। अगला दिन आता है और रियोटो अपने कमरे में थोड़ा डर के साथ तैयार हो रहा होता है, क्योंकि अब पूरे क्लास को पता है कि वो लूना को डेट कर रहा है। उसके दिमाग में ये सोच चल रही होती है कि शायद सब लोग उसे टीज करेंगे या अलग बिहेव करेंगे। पर जैसे ही वो स्कूल एंटर करता है तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, सब अपनी रूटीन में बिजी और रियोटो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। दिन बीतता है और शाम को रियोटो और लूना एक छोटे से कोजी कैफे में बैठे होते हैं। लूना उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुमने मेरे बर्थडे पर मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे वो चीज दी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? रियोटो थोड़ा हिचकिचाता है और कैजुअली बोलता है, मैं कुछ खास नहीं करता, बस वीकेंड्स पे गेमिंग कमेंट्री लाइव स्ट्रीम देख लेता हूँ। लूना एकदम क्यूरियस हो जाती है और थोड़ा टीज करते हुए बोलती है, अच्छा तो तुम सीक्रेटली थोड़े से ठरके निकले? रियोटो तुरंत डिफेंड करता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वो एक्साइटमेंट में लूना को डिटेल में समझाने लगता है कि गेमिंग लाइव स्ट्रीम्स क्या होते हैं, कैसा लगता है उन्हें देखना। और समझाते समझाते उसे खुद फील होता है कि वो कितना गीकी लग रहा है। लेकिन लूना तो उसकी बातों में एकदम लॉस सी हो जाती है। वो जेन्युइनली एंजॉय करती है रियोटो का पैशन और इंटरेस्ट, और जैसे ही रियोटो उसको लाइव स्ट्रीम डायरेक्टली दिखाता है, लूना खुश होकर उसके और पास आ जाती है। उस मोमेंट में रियोटो के दिल के अंदर एक थॉट आता है, लूना अब मुझे पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगी है, हमारा रिलेशनशिप और डीप होता जा रहा है। अगले दिन लंच ब्रेक में रियोटो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और उनका टाइपिकल टीजिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है। एक दोस्त कहता है, तुझे अब तो लूना को किस कर ही लेना चाहिए, एक चांस मिला था और तूने वेस्ट कर दिया। रियोटो थोड़ा पैनिक मोड में आता है और बोलता है, किस करना तो बहुत ही मुश्किल लगता है, तुम लोग ही सिखा दो ना। ये सुन के दोनों दोस्त शॉक हो जाते हैं और थोड़ा जलस भी फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में किसका एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता। फिर रियोटो डिसाइड करता है, चलो बेबी स्टेप्स लेते हैं, पहले हाथ पकड़ना प्रैक्टिस करते हैं। और उन तीनों का एक मिशन लव प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाता है। फाइनली रियोटो हिम्मत करके लूना को एक और डेट पे बुलाता है। लूना एक्साइटमेंट में ब्लश करती है और तुरंत हाँ कर देती है। रियोटो के दिमाग में एक डिटेल्ड प्लान चल रहा होता है, पार्क जाना है, बोट राइड करनी है, और जैसे ही लूना का बैलेंस लूज होगा वो उसका हाथ पकड़ लेगा और नेचुरली अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देगा। पर क्लास में बैठते वक्त जब रियोटो अपना प्लान इमेजिन कर रहा होता है, तब टीचर उससे अचानक एक टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसका दिमाग तो कहीं और ही था, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी मारिया जो उसके बिल्कुल पास बैठी होती है धीरे से उसको सही आंसर बता देती है और रियोटो एकदम बच जाता है एम्बैरेसमेंट से। बाद में मारिया सॉफ्टली बोलती है, रियोटो तुम मुझे हेट तो नहीं करोगे ना? रियोटो जेंटल टोन में जवाब देता है, अरे ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हें कभी भी हेट नहीं करने वाला। ये बात सुन के
के मारिया के चेहरे पर एक छुपी हुई खुशी आ जाती है, जैसे उसने एक छोटी सी जीत हासिल की हो। फिर अगले दिन रियोटो लूना को लेकर पार्क में आता है। दोनों कैजुअली वॉक कर रहे होते हैं और रियोटो एक्साइटेडली बोलता है, अरे यहाँ तो बोटिंग भी है, क्या तुम्हें ट्राई करना है? बोटिंग के आइडिया पे लूना थोड़ी शर्मा जाती है, लेकिन अपना करेज गैदर करके कहती है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए लंच बना कर लाई हूँ, क्या तुम खाना चाहोगे? रियोटो का दिल खुशी से भर जाता है और वो लूना के हाथों से बना लंच एंजॉय करता है। हर बाइट के साथ उसका चेहरा ब्राइट होता है और वो कहता है, लूना ये तो बहुत ही टेस्टी है। लूना ब्लश करती है और सॉफ्टली कहती है, थैंक यू रियोटो। लंच के बाद दोनों फाइनली बोटिंग की तरफ बढ़ते हैं। लूना पहले स्टेप करती है बोट में चढ़ने के लिए, लेकिन उसका पैर हल्का सा फिसल जाता है और एक पल के लिए लगता है कि रियोटो का प्लान परफेक्ट बनने वाला है। लेकिन जैसे ही रियोटो हाथ बढ़ाता है, लूना अपना बैलेंस बना लेती है और खुद से सेफली बोट में चली जाती है और रियोटो का प्लान एक बार फिर फेल हो जाता है और इसी वजह से रियोटा का पूरा प्लान फिर से बिगड़ जाता है। लेकिन उसके दिमाग में एक ही सोच चल रही होती है कि कोई बात नहीं, अभी मेरे पास एक और चांस है। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद बची रहती है कि जैसे ही लूना बोट से उतरेगी उस वक्त मैं उसका हाथ जरूर पकड़ लूंगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि लूना बिना किसी प्रॉब्लम के बड़े ही आराम से बोट से उतर जाती है और रियोटा का प्लान फिर से फेल हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है पार्क में, जहाँ लूना खुश खुश फूल जैसी मुस्कान के साथ एंजॉय कर रही होती है, पर उसी वक्त रियोटा अपने दिल में दुखी रहता है। उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, मैं उसका हाथ तक नहीं पकड़ पाया, मैंने तो जल्दी कर दी, कहीं मैं उसके एक्स की तरह न बन जाऊं जिससे वो दूर हो गई थी। और ये सब सोच सोच कर वो थोड़ा डिप्रेस्ड फील करता है। लूना को भी तुरंत फील हो जाता है कि रियोटा कुछ ज्यादा ही सीरियस और उदास है, तो वो सीधा उससे पूछ लेती है, तुम ऐसे उदास क्यों हो? अगर तुम्हें मुझे कुछ बोलना है तो डायरेक्टली बोल दो, या फिर क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाले हो? ये सुनकर रियोटा एकदम कंफ्यूज हो जाता है और तुरंत बोलता है, अरे अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं तुमसे ब्रेकअप क्यों करूंगा? मैं तो बस कुछ और सोच रहा था, और सुनो मैं तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करने वाला। लूना ये सुन के एकदम रिलैक्स और खुश हो जाती है और कहती है, फिर तुम इतना सोच में क्यों डूबे थे रियोटा? रियोटा सच बोलना चाहता था, लेकिन वो अपने जज्बात कंट्रोल कर लेता है और बोलता है, बस मुझे फिर से बोट राइड करनी है, मुझे वो बहुत पसंद है। लूना तुरंत स्माइल करके कहती है, तो चलो फिर से बोट चढ़ते हैं, और दोनों दोबारा बोट पर चढ़ जाते हैं। इस बार रियोटा पहले चढ़ता है और जेंटलमैन की तरह अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि लूना को चढ़ने में हेल्प कर सके, और इस मोमेंट में वो फाइनली लूना का हाथ पकड़ लेता है। उसके दिल में खुशी के झरने फूट पड़ते हैं, और यही नहीं, लूना भी उस मोमेंट को फील करती है और सॉफ्टली कहती है, रियोटा तुमने बोट चुनकर सही किया, क्योंकि इस राइड में मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पाई। रियोटा थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुम ये क्या कह रही हो? लूना हल्की सी ब्लश करते हुए बोलती है, मैं काफी टाइम से तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती थी, शायद तुमने नोटिस नहीं किया, पर मैं तुम्हारे पास आती थी। रियोटा कहता है, मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था। और ये सुनकर लूना थोड़ा बोल्ड हो जाती है, वो रियोटा के और पास आती है और उसे सॉफ्टली किस कर देती है। इस तरीके से दोनों का फर्स्ट किस हो जाता है। दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं, दोनों शर्मा जाते हैं, लेकिन लूना अपने दिल की बात कह देती है, रियोटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ और भी क्लोज रहना चाहती हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। रियोटा कुछ बोल नहीं पाता, बस स्माइल करता है और ब्लश करता है। दोनों फिर बोट से उतर जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। तब लूना मस्ती में कहती है, रियोटा अब तुम मुझे सिर्फ मेरे रियल नेम से बुलाना, निक नेम से नहीं। रियोटा थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, तुम्हारा रियल नेम बोलना अच्छा लगेगा, लेकिन शायद मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा। लूना हंसकर कहती है, जल्दी मत करो, मैं वेट करूंगी जब तक तुम मुझे अपने दिल से बुलाना चाहोगे। और जाते जाते लूना एक और बात बोल देती है, तुम्हारा हाथ थोड़ा ठंडा है, पर टेंशन मत लो, मैं इसे हमेशा गर्म रखूंगी। हाथ पकड़ना, वॉक करना और जितने एम्बैरसिंग मोमेंट्स होंगे मैं सब तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। रियोटा ये सुनकर खुशी से भर जाता है। लेकिन स्टोरी में अगला ट्विस्ट तब आता है जब अगले दिन मारिया अपने घर में बैठी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार रियोटा पर चला जाता है। उसके दिल में एक ही बात होती है, मुझे लगता है कि मैं रियोटा से प्यार कर बैठी हूँ, मुझे रियोटा चाहिए। और फिर वो थोड़ी डार्क टोन में कहती है, लूना इस बार तुम्हें बचना मुश्किल होगा। अगला सीन स्टार्ट होता है एक क्यूट सा कैफे के कॉर्नर से, जहाँ हम देखते हैं रियोटा और लूना को, जो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हंसी मजाक कर रहे होते हैं, छोटी मोटी बातों पर हंस हंस के कॉफी सिप करते हैं और समय का पता ही नहीं चलता। और सच बोलूं तो दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लग रही थी जैसे ये कैफे उनके लिए ही बना हो। कैफे का मूड एकदम लाइट और रोमांटिक था, लेकिन जैसे ही दोनों कैफे से निकले और घर की तरफ चलने लगे, लूना ने एकदम से रियोटा का हाथ पकड़ के मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? टुडे इज आवर 1 month एनिवर्सरी। रियोटा एक पल के लिए शॉक हो गया, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सरप्राइज था, जैसे उसे याद ही नहीं था कि आज उनके रिलेशनशिप का 1 महीना कंप्लीट हो गया है। और लूना ने प्यारी सी स्माइल के साथ बोला, क्यों ना हम इस ओकेजन को स्पेशल बनाएं, क्यों ना हम बीच डेट पे चले और अपना पूरा दिन वहाँ मजे में स्पेंड करें। ये सुनते ही रियोटा के दिमाग में एक छोटी सी नॉटी इमेजिनेशन आई। उसने सोचा लूना बिकिनी में कैसे दिखेगी, और बस बिना सोचे समझे तुरंत बोल पड़ा, हाँ हाँ चलो ना। लूना का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे के क्लासरूम में, जहाँ टेस्ट रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके थे और लूना को थोड़े कम मार्क्स आए थे, पर फिर भी उसका मूड एकदम ब्राइट था, क्योंकि उसने रियोटा का शुक्रिया किया कि उसने उसे पढ़ाया और हेल्प की, और रियोटा खुद टॉप मार्क्स लेकर एक स्टार स्टूडेंट बन गया था। लूना उसके रिजल्ट देखकर एकदम हैरान
परेशान रह गई थी और उसी वक्त उनकी खुशगवार बातें दूर से एक और लड़की मारिया क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी। उसके दिल में हल्का सा जलन का एहसास उठ रहा था। लंच ब्रेक के दौरान रयोता अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, जहाँ उनके ग्रुप में समर वेकेशन के प्लान्स बनने लगते हैं। सभी एक्साइटेड थे क्योंकि वेकेशन स्टार्ट होने वाला था। लेकिन इसी बीच एक और ट्विस्ट आता है जब मारिया रयोता का वेट कर रही होती है गर्ल्स बाथरूम के बाहर, और जैसे ही वो बाहर निकलता है मारिया सॉफ्टली उससे पूछती है, क्या तुम मुझे इंग्लिश पढ़ाओगे? तुम इंग्लिश में काफी अच्छे हो। रयोता ने स्ट्रेट आंसर दिया कि उसने पहले ही लूना से प्रॉमिस किया है कि वो उसे इंग्लिश पढ़ाएगा। मारिया थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोली, ठीक है, समर वेकेशन के बाद तुम मुझे पढ़ा देना, और वैसे मुझे मैथ्स भी समझ नहीं आती। रयोता ने सजेशन दिया कि उसका दोस्त इची मैथ्स में एक्सपर्ट है, वो इंट्रोड्यूस करवा देगा। लेकिन मारिया ने मना कर दिया और सॉफ्टली कहा, नहीं, मुझे तुम्हारा लाइन आईडी चाहिए। रयोता थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें मैसेज नहीं करने वाला। ये सुनकर मारिया भी थोड़ी सैड सी हो गई। सीन कट होता है स्टेशन पे, जहाँ रयोता लूना का वेट कर रहा होता है और उसके फोन में मारिया का एक और मैसेज आता है, क्या तुम मुझे 23 आरडी को पढ़ा सकते हो? लेकिन रयोता ने क्लियर रिफ्यूजल दे दिया और मारिया ने फिर पूछा कि तो तुम कब फ्री होगे? इस मैसेज का रयोता ने कोई रिप्लाई नहीं किया और इतने में लूना आ गई। और फिर आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट। दोनों ट्रेन से बीच के लिए निकल पड़ते हैं। हवा थोड़ी साल्टी सी ब्रीज फेस पे लगती है और बैकग्राउंड में वेव्स की आवाज। और जैसे ही लूना अपने समर ड्रेस में उतरती है और रयोता उसे देखता है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसके मन में बस एक ही थॉट घूम रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड तो एकदम गॉडेस लग रही है। उसके चेहरे पर लाली आ जाती है और लूना चीकीली पूछती है, क्या हुआ रयोता, तुम्हारे गाल इतने रेड क्यों हो गए? और उसके बाद उसका हाथ पकड़ के उसे बीच के कॉर्नर की तरफ खींच ले जाती है। फिर लूना प्लेफुल मूड में रयोता से कहती है, क्या तुम मेरी सनस्क्रीन लगाने में हेल्प करोगे? रयोता एकदम शाय फील करता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी बैक पर सनस्क्रीन अप्लाई करने लगता है और इस मोमेंट में वो पूरा स्पेस आउट हो जाता है, जैसे दुनिया सिर्फ वही रुक गई हो। उसके बाद दोनों मिलके बॉल गेम्स खेलते हैं, पानी में एक दूसरे पर वाटर स्प्लैश करते हैं और अपना बीच डेट एकदम फिल्मी तरीके से एंजॉय करते हैं, जैसे उनके लिए ये दिन हमेशा यादगार बनने वाला हो। बीच पर पूरा दिन मस्ती करने के बाद जब शाम होने लगती है, दोनों थोड़ा सा थक जाते हैं और एक कॉर्नर पे बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते हुए लूना मुस्कान के साथ बोलती है, आज का दिन कितना परफेक्ट रहा ना, वेदर भी एकदम अच्छा था। रयोता थोड़ा शाय होकर स्लोली कहता है, और तुम पे ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। ये सुनते ही लूना के गाल लाल हो जाते हैं। वो हंसी रोककर कहती है, तुम्हें अभी याद आया बोलने के लिए? मैं तो रेडी नहीं थी ये सुनने के लिए, बट थैंक्स। फिर वो कैजुअली बताती है कि पिछले दिन वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉल गई थी और 30 से ज्यादा ट्राई करने के बाद उसने ये चुनी थी। अब रात होने लगती है और अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी हैवी होती है कि ट्रेन कैंसिल हो जाती है और दोनों अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज रात वो घर नहीं आ पाएंगे। इस वजह से वो एक नजदीकी होटल में रुकने का डिसाइड करते हैं। होटल में उनके पास 2 रूम्स लेने का ऑप्शन होता है, लेकिन लूना इंसिस्ट करती है कि एक ही रूम ले लेंगे और रयोता अपनी शाइनेस के बावजूद मान जाता है। रूम के अंदर आते ही रयोता थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। उसका चेहरा रेड हो रहा था और वो कैजुअली बोलता है, तुम एक बार शॉवर ले लो, तुम रिलैक्स फील करोगी। लूना शॉवर के लिए चली जाती है और रयोता अपने थॉट्स में टेंशन लेने लगता है कि एक ही रूम में लूना के साथ रात गुजारना थोड़ा मुश्किल होगा। जब लूना फ्रेश होकर आती है, उसके चेहरे पर नेचुरल ग्लो होता है और वो रयोता की तरफ देखकर हंसी में कहती है, तुम्हें पता है तुम जिम भी करते हो, ये मैंने आज नोटिस किया। रयोता थोड़ा शाय होकर मना कर देता है और लूना बस हल्का सा स्माइल करके बात चेंज कर देती है। फिर दोनों टीवी ऑन कर देते हैं, डिनर ऑर्डर करते हैं और कैजुअल बातें करते करते टाइम पास करते हैं। उस वक्त रयोता छुप छुप कर लूना को देख रहा होता है और लूना सॉफ्टली बोल पड़ती है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने मेकअप भी नहीं किया। रयोता कामली कहता है, मेकअप की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम बिना मेकअप के और भी यंग और प्रिटी लगती हो। ये सुनकर लूना के चेहरे पर एक प्यारी सी शर्मिली स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों लाइट्स ऑफ करके बेड पर सो जाते हैं, लेकिन रयोता नींद नहीं ले पाता। उसके दिमाग में बहुत थॉट्स घूम रहे होते हैं। उस वक्त लूना भी धीरे से कहती है, रयोता तुम बहुत अच्छे हो, तुम कभी जल्दी नहीं करते, हमेशा पेशेंस रखते हो और इसी वजह से मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि हमारा रिलेशनशिप धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। रयोता मुस्कान के साथ सॉफ्टली रिप्लाई करता है, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे बीच सब कुछ नेचुरली और तुम्हारी मर्जी से हो। लूना बोलती है, रयोता तुम मेरे साथ हमेशा अच्छा बिहेव क्यों करते हो? रयोता फाइनली अपनी फीलिंग्स बोल ही देता है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुन के लूना के फेस पे इंस्टेंट स्माइल आ जाती है। वो शर्मा के सॉफ्टली बोलती है, रयोता क्या तुम मुझे एक हग दे सकते हो? और फिर दोनों का पहला हग होता है, सिंपल बट स्पेशल मोमेंट। हग के बाद लूना खुद से प्लान बनाती है, जब हमारे रिलेशनशिप को 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब हम एनिवर्सरी भी ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सो जाते हैं। सीन कट होता है मारिया पर। वो टेंशन में है, रयोता ने अभी तक मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया? अगली सुबह रयोता लूना को उसके घर ड्रॉप करके अपने घर की तरफ जाता है। थोड़ा टायर्ड है और सोचता है, पिछली रात तो मैं प्रॉपरली सो ही नहीं पाया, घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है निकोरो के होटल पर। निकोरो उसे बुलाती है अंदर और खाना ऑफर करती है। निकोरो कैजुअली पूछती है, कल का तुम्हारा डेट कैसा था? रयोता थोड़ा स्माइल करके बोलता है, डेट तो अच्छा ही था। तभी निकोरो एक इंटरेस्टिंग बात बताती है, तुम्हें पता है ना, लूना के जितने भी एक्स थे सब बहुत टॉक्सिक निकले, और एक और चीज, उसका एक 2 मंथ्स का बैड लक रिकॉर्ड
रिकॉर्ड है, मतलब उसका कोई भी रिलेशनशिप 2 महीने से ज्यादा टिका ही नहीं है। ये सुनकर रयोता थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। 2 मंथ्स का बैड लक मतलब? निकोरो समझाती है, हाँ, हर एक एक्स ने 2 मंथ्स के अंदर ही या तो चीट किया या ब्रेकअप कर दिया, इसलिए लूना अंदर से थोड़ी डर रही है। उसे लगता है कि तुम भी उसे छोड़ दोगे। रयोता कामली बोलता है, तुम उसे कहना टेंशन मत ले, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। ये सुन के निकोरो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। अब रयोता घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसके फोन पर मारिया का कॉल आता है, लेकिन जैसे ही वो पिक करता है, सामने मारिया नहीं बल्कि लूना होती है। वो बोलती है, मैं मारिया के घर पर हूँ और मुझे तुमसे स्कूल में मिलना है। रयोता टायर्ड होने के बावजूद कहता है, कल मिलते हैं प्लीज, लेकिन लूना इंसिस्ट करती है, नहीं, अभी मिलना ही पड़ेगा। रयोता मजबूरन स्कूल आ जाता है। रूम के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ सिर्फ लूना स्टैंडिंग है और वो डायरेक्टली बोलती है, मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहती हूँ। रयोता शॉक हो जाता है, एक ही दिन में लूना का मूड इतना चेंज। लेकिन जैसे ही थोड़ी लाइट पड़ती है, सच सामने आता है, ये असली लूना नहीं, ये तो मारिया है जो लूना का भेस बना के आई थी। दूसरी तरफ असली लूना फोन पर निकोरो से बात कर रही होती है। रूम के अंदर जैसे ही लूना बोलती है, मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहती हूँ, और उसके बाद वो रियोटो को हग कर लेती है। पहले तो रियोटो भी हग रिटर्न करने जाता है, लेकिन उसी मोमेंट उसे एक अजीब सा एहसास होता है। उसके दिमाग में एक थॉट आता है, नहीं, ये मेरी लूना तो हो ही नहीं सकती। और फिर वो स्लोली उस लड़की को पीछे करता है और शॉक के साथ बोलता है, तुम लूना नहीं हो, तुम तो मारिया हो। मारिया तुरंत फ्रीज हो जाती है, जैसे कॉट रेड हैंडेड। फिर धीरे से कन्फेस करती है, हाँ, मैं ही हूँ, हम दोनों की आवाज एक जैसी है, इसलिए तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रियोटो के फेस पर डिसबिलीफ क्लियरली दिख रहा था। वो पूछता है, पर तुमने ऐसा क्यों किया मारिया? मारिया उसके पास आकर धीरे से बोलती है, अगर तुम चाहो ना तो मैं लूना की तरह एक्ट कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ हो, प्लीज मेरे साथ वो करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। रियोटो तुरंत उसे दूर कर देता है और एक स्ट्रॉन्ग टोन में कहता है, नहीं मारिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं लूना को धोखा नहीं दे सकता। मारिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, लेकिन क्यों? मैं तो सिर्फ तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। इसी बीच एक गार्ड स्टोर रूम चेक करने आ जाता है और जब तक वो अंदर देखता है, रियोटो और मारिया दोनों विंडो से एस्केप कर चुके होते हैं। अगली सुबह सीन शिफ्ट होता है पार्क में, जहाँ रियोटो और मारिया बेंच पर बैठे होते हैं। रियोटो सीरियस टोन में पूछता है, मारिया, एक बात पूछूं, तुमने ये सब कुछ सिर्फ लूना से बदला लेने के लिए किया था क्या? मारिया स्लोली हेड शेक करती है और कहती है, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। रियोटो लिटरली शॉक हो जाता है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? मारिया की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो बोलती है, हाँ, मैं चाहे लूना जैसी कभी न बन पाऊँ, चाहे मैं उसकी तरह एक्ट भी न कर पाऊँ, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तुम मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान बन जाओ, बस यही चाहती हूँ। उसका वॉइस क्रैक हो जाता है। वो कन्फेस करती है, मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही और धीरे धीरे तुम्हारे प्यार में गिरती जा रही हूँ। ये मेरी लाइफ का पहला प्यार है और अभी तक मुझे सिर्फ रिजेक्शन मिला है, जैसे तुम्हें मिला था उस दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। उसके लिए सॉरी रियोटो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ नहीं पाई। ये सब बोलते बोलते मारिया के आंसू रुकते ही नहीं। वो सिर झुकाकर रियोटो के शोल्डर पर रख देती है और सॉफ्टली कहती है, बस थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने दो, शायद इससे मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाए। सीन वहीं पे डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में रियोटो स्टिल मारिया के कन्फेशन को लेकर टेंशन में था, लेकिन अंदर ही अंदर डिसाइड करता है, नहीं, मुझे मारिया के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। मेरा रिलेशनशिप तो लूना के साथ है, मैं उसे चीट नहीं कर सकता, मुझे उसे सब सच बताना होगा। पर उसके पहले ही एक धमाका हो जाता है। स्कूल के हर कोने में एक रूमर स्प्रेड हो चुका था। रियोटो ने लूना को चीट करके मारिया के साथ टाइम स्पेंड किया है। उसके दोस्त भी आकर डायरेक्टली पूछते हैं, ब्रो, तू लूना को चीट क्यों कर रहा है? सब लोग कहते हैं, तुम दोनों की फोटो भी आई है कल रात की। रियोटो शॉक्ड हो जाता है जब उसके सामने एक फोटो दिखाई जाती है जिसमें वो और मारिया एक साथ है। उसका दिमाग और कंफ्यूज हो जाता है, ये सब हो क्या रहा है? तभी मारिया क्लास के अंदर एंटर करती है, बिना कुछ बोले साइलेंटली अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। रियोटो के माइंड में तुरंत डाउट उठता है, क्या ये सब रूमर्स भी मारिया नहीं स्प्रेड किए हैं? अगली क्लास में वो मारिया को कॉर्नर करके डायरेक्टली पूछता है, मारिया, ये सब तुमने किया है ना? ये फोटोज, ये रूमर्स सब तुम्हारी वजह से है। मारिया सिर्फ उसकी आंखों में देखती है और कॉमली कहती है, नहीं रियोटो, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अगेंस्ट ऐसी घटिया बातें कभी नहीं करूंगी और इसके बावजूद भी मेरा भी तो कुछ प्राइड है, मैं ऐसे ही उसको बर्बाद तो नहीं कर सकती ना। और ये सब सुनकर रियोटो समझ जाता है और उसको लगने लगता है कि शायद ये सब कुछ मारिया ने नहीं किया है। क्लासरूम का डोर जैसे ही ओपन होता है, लूना वहाँ खड़ी होती है और सामने रियोटो और मारिया को एक ही रूम में देखकर एकदम शॉक हो जाती है। उसके हाथ से फोन स्लिप होकर फ्लोर पर गिरता है और स्क्रीन टूट जाती है और वो बस फ्रोजन सी उन दोनों को देखती रहती है जैसे उसके सामने दुनिया ही रुक गई हो। रियोटो तुरंत घबरा कर बोलता है, लूना, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो। लेकिन लूना के आंसू रुकते ही नहीं, उसकी आवाज टूटती है और वो कह देती है, रियोटो, तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने जो किया है उसका जवाब मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। उसके बाद लूना रोती हुई क्लासरूम से भाग जाती है और उसके पीछे निकोल्डो आती है जो फोन उठाकर रियोटो को गुस्से में देखती है और कहती है, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो रियोटो, और उसके चेहरे पर जोर से एक थप्पड़ मारकर चली जाती है। रियोटो अपने सीट पर वापस जाता है लेकिन उसका दिमाग खाली सा लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि लूना को कैसे कन्विंस करे, कैसे समझाए कि उसकी फीलिंग्स अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थी। पर उस रात की वजह से सब उल्टा हो गया है। सेरेमनी के खत्म होने के बाद भी लूना स्कूल में वापस
वापस नहीं आती और रियोटो के दिल में गिल्ट और कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद सीन शिफ्ट होता है। रियोटो ट्यूशन क्लास में बैठा होता है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। उसका दिमाग बस लूना की तरफ ही भटक रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है। मैंने लास्ट 2 हफ्ते तक बार बार लूना को मैसेज भेजे माफी मांगने के लिए, लेकिन उसने एक भी रिप्लाई नहीं किया। उसने मेरे मैसेजेस को देखा तक नहीं। मैं उसके घर के सामने भी कई दिन तक खड़ा रहा, बेल बजाने का भी सोचा, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। शायद मैं सच में एक कायर हूँ। दूसरी तरफ उसके 2 दोस्त इची और निशी समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए बीच पर गए होते हैं। वो दोनों एक्साइटेड होते हैं कि यहाँ बहुत मजा आएगा, लेकिन फिर खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली करना क्या है। तभी उनके फोन्स पर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता है और दोनों वहीं पे गेम स्ट्रीम देखना शुरू कर देते हैं, बोलते हुए इंट्रोवर्ट्स के लिए बस यही एंटरटेनमेंट काफी है। वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट के सामने जाते हैं, लेकिन एंट्री पर लिखा होता है ओनली कपल्स अलाउड और दोनों इरिटेट होकर बोलते हैं अब हम सिंगल लोग क्या करें। लेकिन इसी बीच उनकी नजर एक शॉकिंग चीज पर पड़ जाती है। उन दोनों के फोन से रियोटो के मोबाइल पर एक फोटो फॉरवर्ड होता है और उस फोटो को देखकर रियोटो की सांसें रुक जाती है। उसमें लूना एक लड़के के साथ बहुत ही क्लोज पोज में होती है। रियोटो तुरंत अपना बैग उठाता है और बिना किसी से कुछ कहे ट्रेन पकड़ के सीधा उस रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाता है जहां फोटो लिया गया था। इनसाइड रेस्टोरेंट लूना और निकोल्डो दोनों एक साथ सेल्फीज ले रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद वही लड़का भी आ जाता है जिसके साथ लूना क्लोज दिख रही थी। उस मोमेंट रियोटो का दिल टूट जाता है, उसकी आंखें भर आती है। वो चुपचाप दूर से उन्हें देख रहा होता है। तभी वो लड़का रियोटो को देख लेता है और कैजुअली कहता है ओह वेलकम कस्टमर, आपको कुछ ऑर्डर करना है। लूना और निकोल्डो तुरंत शॉक में उस तरफ मुड़ जाते हैं। लूना की आंखों में गिल्ट और कंफ्यूजन दोनों होता है। रियोटो बस एक ही बात बोलता है, लूना मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पता है मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये सिचुएशन देखकर वो लड़का थोड़ा स्माइल करता है और फाइनली बोलता है रियोटो तुम शायद कंफ्यूज हो गए हो, मैं लूना का नया बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं एक्चुअली उसका अंकल हूँ। और ये सब सुनने के बाद रियो भी थोड़ा शॉक हो जाता है। मतलब उसके लिए ये सब काफी अनएक्सपेक्टेड होता है। दोनों एक जगह बैठे होते हैं और वहाँ निको काफी गुस्से में थी। उसने सीधा रियो से कहा तुम्हें जो बोलना है ना सीधा बोलो, जल्दी बोलो, मुझे और सस्पेंस मत दो। तभी लूना के अंकल आते हैं, दोनों को जूस देते हैं और निको को साथ ले जाकर छोड़ देते हैं ताकि रियो और लूना आपस में अकेला बात कर सके। अब फाइनली रियो लूना को सब कुछ समझाने लगता है, लेकिन उसके अंदर एक गिल्ट चल रहा होता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। फिर वो अपनी बात क्लियर करता है, मारिया ने मुझसे कन्फेस किया था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। उस वजह से वो बहुत रो रही थी और उस वक्त वो मेरे पास आई थी। शायद वही वो मोमेंट था जब वो फोटो क्लिक हुई थी। मुझे माफ कर देना लूना, क्योंकि मैं तुमसे ये बात छुपा रहा था। लूना उसके आंसर को कामली सुनती है और सॉफ्टली बोलती है तुम्हें मुझसे माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है रियो, मुझे पता है तुम दूसरों से अलग हो। मैं मारिया की फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। उसने जो तुमसे कन्फेस किया होगा वो सच में जेन्युइन था। तुमने उसके साथ काइंडली बिहेव किया जब वो अकेली थी और रो रही थी। उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही किया। ये सुनकर रियो एकदम शॉक हो जाता है। उसके दिल से एक ही क्वेश्चन निकलता है, मतलब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, लेकिन फिर तुम मेरे कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर क्यों कर रही थी। लूना हल्का सा हंसती है और समझाती है मेरा फोन गिर के टूट गया था और मैं यहाँ आई तो मुझे एक भी रिपेयर शॉप नहीं मिली। बस कल ही मैं एक शहर गई थी जहाँ फाइनली फोन रिपेयर हो गया, इसलिए मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई। ये सुनते ही रियो के दिल से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। वो थोड़ा रिलीफ फील करके बोलता है मतलब तुम मुझसे गुस्सा नहीं थी। लूना उसकी आंखों में देखते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, और मुझे तुमसे सॉरी बोलना चाहिए। मैं तो खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ डेटिंग शुरू की, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। चाहे कुछ भी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करो। ये कहकर वो रियो का हाथ पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे की तरफ एकदम इमोशनल तरीके से देख रहे होते हैं और सीन वही कट होता है। नेक्स्ट सीन में रियो लूना के अंकल के घर पे आता है। वो थोड़ा ऑकवर्ड और शर्मा शर्मा सा होता है। तभी लूना के अंकल हंसते हुए बोलते हैं रियो अब तो तुम कुछ दिन यही रुकने वाले हो ना। फिर लूना एक्साइटमेंट से रियो से कहती है रियो क्या तुम पूरा समर मेरे साथ रह सकते हो। रियो थोड़ा ब्लश करते हुए हाँ कह देता है। ये सुनकर लूना एकदम खुश हो जाती है और बोलती है इसका मतलब हम दोनों पूरे समर वेकेशन यही रहेंगे, रेस्टोरेंट में काम भी करेंगे और जब भी फ्री टाइम मिलेगा बीच पर मजे करेंगे। ये समर हम दोनों के लाइफ का सबसे बेस्ट समर होगा। और उस मोमेंट में रियो सिर्फ इतना सोचता है लूना तुम इतनी क्यूट कैसे हो सकती हो। सीन की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे मोमेंट से होती है। रियो तो अभी गहरी नींद में होता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल एक इनोसेंट सी स्माइल होती है जैसे बच्चे सो रहे हो। तभी अचानक लूना उसके ऊपर चढ़ जाती है और हिला हिला कर उसे उठाती है। रियो तो नींद से उठकर आंखें मलता है और जैसे ही उसके सामने लूना का चेहरा आता है वो तुरंत शर्मा जाता है और अपने दिल में सोचता है ये सपना तो नहीं है ना, लूना इतनी पास और वो भी मेरी ऊपर बैठी है। नेक्स्ट सीन में दोनों अपने दिन की शुरुआत करते हैं और दिखाया जाता है कि लूना के अंकल माओ के रेस्टोरेंट में दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। रियोतो के लिए पहले पहले काम काफी मुश्किल लगता है। प्लेट्स गिर जाती है, ऑर्डर मिक्स हो जाता है, लेकिन हर बार लूना आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे संभालती है और मुस्कुराकर बोलती है डोंट वरी तुम सीख जाओगे। धीरे धीरे दिन ब दिन रियोतो को काम आने लगता है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसकी मम्मी भी उसके लिए नए कपड़े और किताबें भेज देती है, जो देखकर रियोतो हैरान हो जाता है कि घर वाले उससे कितना एक्सपेक्ट करते हैं। फिर एक दिन जब रेस्टोरेंट में काम चल रहा होता है, लूना थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बाहर जाती है। ब्रेक के टाइम रियोतो एक कॉर्नर में बैठकर बुक्स निकाल लेता है और पढ़ने लगता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स
पेरेंट्स ने कपड़ों के साथ बुक्स भी भेजी होती है। तभी दो अजीब से लड़के वहाँ आते हैं और लूना के पास जाकर उससे बात करने लगते हैं। लूना अनकंफर्टेबल फील करती है, समझ नहीं पाती कि उन्हें इग्नोर कैसे करे। रियोतो उन दोनों को देखकर अपने दिल में सोचता है, ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, क्या मैं लूना को इनके सामने प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। वो लड़के लूना से अजीब अजीब बातें करते हैं, पर तभी रियोतो वहाँ आ जाता है। काल्म और कंपोज रहकर वो बोलता है, क्या आप लोग यहाँ कुछ ऑर्डर करेंगे। रियोतो को देखते ही उनके चेहरे लटक जाते हैं। वो बोलते हैं, हम कस्टमर नहीं है, और वहाँ से चलने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले वो लूना से एक चीप सवाल पूछ लेते हैं, आखिर तुम चुनोगी किसको, मैं, मेरा दोस्त या ये पार्ट टाइमर। लूना तुरंत रियोतो का हाथ पकड़कर गुस्से में बोलती है, ऑब्वियसली मैं इसे चुनूंगी क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर रियोतो का दिल एकदम धड़क उठता है। वो अंदर से बहुत खुश हो जाता है। लड़के दोनों परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में लूना रियोतो को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए, और फिर उसकी बुक्स देखकर थोड़ा टीज करते हुए बोलती है, तुम तो बीच पर भी पढ़ाई कर रहे हो, तुम तो काफी स्मार्ट हो, एक अच्छे यूनिवर्सिटी जाओगे। ये सुनकर रियोतो शर्मा जाता है, लेकिन लूना सीरियस होकर अपने दोस्तों के बारे में बताने लगती है, कैसे उसकी दोस्त आया में अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बावजूद खुद का खर्चा चलाती है और स्कूल के बाद एक अलग स्कूल ज्वाइन करना चाहती है, और कैसे उसकी दूसरी दोस्त आखिरी फैशन स्कूल जाना चाहती है। फिर रियोतो पूछता है, और तुम लूना, तुम फ्यूचर में क्या करना चाहती हो। लूना थोड़ी देर चुप रहती है, फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, मुझे अभी तक नहीं पता ग्रेजुएशन के बाद क्या करूंगी, फिलहाल मेरा एक छोटा सा गोल तो कंप्लीट हो गया है। रियोतो क्यूरियस होकर पूछता है, कौन सा गोल, और लूना शर्माते हुए जवाब देती है, अपने लाइफ में ऐसे इंसान के साथ रहना जिसके साथ मुझे लगे कि मैं हमेशा रह पाऊंगी। ये सुनकर रियोतो का चेहरा लाल हो जाता है। लूना थोड़ा और खुलती है और अपने सपने शेयर करती है, अपने मॉम, डैड और बहन मारिया के साथ फिर से एक फैमिली की तरह रहना, एक दिन अपनी खुद की फैमिली बनाना, बहुत सारे बच्चे और एक प्यारा सा पति जो उन्हें प्यार करे। ये बोलकर वो तुरंत शर्मा जाती है और हंसते हंसते बोलती है, सॉरी मैंने शायद थोड़ा ज्यादा बोल दिया। रियोतो सॉफ्टली मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा सुनकर, तुमने तो मुझसे भी ज्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है। और अंदर ही अंदर वो सोचता है, लूना तुम वाकई में अमेजिंग हो। नहाते वक्त रियोतो के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, लूना के कल रात के शब्द जो उसके अंदर मोटिवेशन की तरह घुल गए थे। वो सोच रहा था कि अगर उसे अपने सपनों वाले कॉलेज तक पहुंचना है तो अभी से डबल मेहनत करनी होगी। लेकिन उसके थॉट्स की चेन तभी टूट जाती है जब अचानक लूना की जोर की चीख उसके कान तक पहुंचती है, और बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो सीधा किचन की तरफ भाग जाता है। किचन में पहुंचकर सीन कुछ और ही था। लूना अपनी ग्रैंडमा से आलू के बारे में सवाल कर रही थी, लेकिन घर में आलू था ही नहीं। उसके चेहरे पर छोटी सी परेशानी क्लियरली दिख रही थी, क्योंकि उसने सोचा था कि आज वो रियोता के लिए एक स्पेशल पोटैटो बीफ स्ट्यू बनाएगी। जब उसकी नजर पल्लीवारन पर पड़ती है तो थोड़ा डिसपॉइंट होकर सॉफ्टली बोलती है, मैंने सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगी। ये सुनकर रियोता के चेहरे पर हल्का सा शर्मापन आ जाता है और वो मुस्कान दबाते हुए पूछता है, तो तुम मेरे लिए कुक करना चाहती हो। अगला दिन दोनों एक साथ शॉपिंग के लिए निकलते हैं। शॉपिंग खत्म होने के बाद जब घर लौट रहे होते हैं तो लूना प्यार से कहती है, रियोता एक बैग मुझे दे दो, वरना हम दोनों एक साथ हाथ पकड़कर नहीं चल पाएंगे। ये बात सुनकर रियोता की शर्म से हालत टाइट हो जाती है और फिर लूना बैग पकड़कर उसका हाथ थाम लेती है। उस मोमेंट में दोनों के चेहरे पर एक अलग सी वार्मथ होती है। शाम को जब दोनों साथ में किचन में खाना बनाने लगते हैं, लूना कैजुअली कह देती है, देखो हमने एक साथ शॉपिंग की और अब साथ में कुक भी कर रहे हैं, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ जैसा फील आ रहा है। ये सुनते ही रियोता का चेहरा फिर लाल हो जाता है, जैसे दिल के अंदर कुछ अजीब सा हो रहा हो। खाना रेडी होने के बाद लूना अपने हाथ से उसे खिलाती है और रियोता को वो टेस्ट इतना पसंद आता है कि उसके चेहरे पर खुशी क्लियरली दिखने लगती है। उसकी खुशी देखकर लूना भी दिल से खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए हल्की सी शर्माहट महसूस करते हैं। नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होता है मारिया के घर। उसकी मॉम कैजुअली पूछती है, मारिया तुम कब अपनी ग्रैंडमा के घर जा रही हो, उन्होंने फोन किया था बुलाने के लिए। वैसे सुना है लूना भी वहाँ गई है और उसके साथ एक दोस्त भी है, शायद उसका नाम रियोता है। ये सुनकर मारिया के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। थोड़ा रुककर वो बस इतना बोलती है, माँ मुझे माफ करना, कुछ अर्जेंट काम है, इस साल मैं नहीं जा पाऊंगी। दूसरी तरफ लूना की ग्रैंडमा जब ये न्यूज बताती है कि मारिया इस साल नहीं आ पाएगी तो लूना और रियोता दोनों थोड़ा कंफ्यूज और उदास हो जाते हैं। लूना सॉफ्टली रियोता से कहती है, तुम्हें नहीं लगता मारिया हमें अवॉइड कर रही है। रियोता भी एग्री करता है और दोनों सोचने लगते हैं कि शायद मारिया के दिल में कुछ और ही चल रहा है। लूना अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए कहती है, मैं अगर मारिया के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मुझे लगता है उसे हर्ट फील होता होगा हमें एक साथ देखकर। हम बचपन से अलग पर्सनैलिटीज वाले रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि हमारा बॉन्ड फिर से वैसे ही हो जाए। क्या तुम्हें लगता है ये मुश्किल है? रियोता थोड़ा सोचकर काल्मली कहता है, मुझे लगता है मारिया को थोड़ा टाइम चाहिए। तभी लूना थोड़ा हिचकिचाते हुए एक अजीब सी बात बोलती है, रियोता शायद ये वियर्ड लगे लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मारिया के दोस्त बन जाओ। रियोता थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हो लूना? लूना थोड़ा सीरियस मूड में रियोता को समझाती है, देखो अगर मैं मारिया को सीधा अप्रोच करूंगी ना तो पक्का वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। मुझे लगता है उसके दिल के करीब जाने का एक ही तरीका है, पहले उसकी दोस्त बनना होगा, फिर धीरे धीरे उसकी बहन जैसी बन जाऊंगी। रियोता थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछता है, मतलब तुम चाहती हो मैं और तुम दोनों पहले उसके दोस्त बने और फिर तुम अपना बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग करो? लूना कहती है, एग्जैक्टली तुमने सही बोला, मैं उसके साथ फिर से एक नया रिश्ता बनाना चाहती हूँ। और ये बोलते ही उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है। तभी महाकुन रूम में आता है और कैजुअली बोलता है, लूना तुम्हारा फोन रिपेयर हो
गया है। फोन हाथ में आते ही लूना का चेहरा खुशी से चमक उठता है। बहुत दिनों बाद फोन ऑन करती है, मैसेजेस फ्लड जैसे खुल जाते हैं और वो सबको रिप्लाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो हंसते हुए कहती है, अरे इतने सारे ट्रेन छूट गए, अब मुझे नए वाले ट्रेन के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा। उस वक्त रियोता चुपचाप उसको देख रहा होता है, कभी उसके लिप्स, कभी उसकी नेक, और फिर शर्मा की नजर इधर उधर घुमाता है। लूना उसकी ऑकवर्डनेस नोटिस कर लेती है और मजाक में बुलाती है, रियोता इधर आओ ना, चलो एक वीडियो बनाते हैं। दोनों हंसते खेलते एक छोटी सी क्लिप शूट करते हैं और वक्त धीरे धीरे निकलता जाता है। फिर आता है उनका समर वेकेशन का लास्ट दिन। महाकुन रियोता को बुलाता है और एक छोटा पैकेट पैसों का देता है। रियोता पहले मना करता है पर महाकुन इंसिस्ट करता है, तुमने इस वेकेशन में मेरी इतनी हेल्प की है, ये तुम्हारा हक बनता है। मजबूरी में रियोता ले लेता है और मन ही मन सोचता है, वाह ये मेरी लाइफ की पहली अर्निंग है। उस मोमेंट में महाकुन कैजुअली एक और बात बोलता है, और हाँ कांग्रेट्स तुम दोनों के 2 महीने के रिलेशनशिप के लिए। ये सुनकर रियोता का चेहरा लाल हो जाता है और डिसाइड करता है कि इन्हीं पैसों से वो लूना के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट लाएगा। शाम को जब वो घर आता है, डोर खोलता है और वहाँ लूना ट्रेडिशनल युकाता पहने खड़ी होती है। उसकी ब्यूटी देखकर रियोता लिटरली फ्रीज हो जाता है और बस एक ही लाइन निकलता है, तुम इसमें बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। थोड़ी देर में वो भी युकाता पहनता है और दोनों रेडी होकर समर फेस्टिवल निकल जाते हैं। फेस्टिवल का एटमॉस्फेयर एकदम लाइवली होता है। दोनों स्टॉल्स घूमते हैं, गोल्ड फिश पकड़ते हैं, गेम्स खेलते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं और हंसी मजाक में दिन निकलता है। बीच में लूना एक ज्वेलरी शॉप में चली जाती है और स्पेसिफिकली एक मून स्टोन की डिमांड करती है, पर शॉपकीपर बताता है कि वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। लूना थोड़ा सैड होती है पर स्माइल करके कहती है, कोई बात नहीं, अगले साल फिर आकर ले लूंगी। रात को फेस्टिवल से वापस जाते हुए रियोता अपने दिल की बात शेयर करता है, तुम्हें पता है युकाता पहनकर किसी लड़की के साथ फेस्टिवल में आना ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। गोल्ड फिश भी मैंने पहली बार तुम्हारे साथ कैच की, और याद है वो बबल टी डेट, पहली बार बबल टी भी तुम्हारे साथ ही पिया था। लूना सडनली रुक जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इमोशनल वॉइस में बोलती है, मुझे माफ कर देना रियोता, तुमने तुम्हारा हर फर्स्ट टाइम मेरे साथ एक्सपीरियंस किया और मैं तुम्हें एक भी अपना पहला एक्सपीरियंस नहीं दे पाई। मैं अपने पुराने मेमोरीज भूल जाना चाहती हूँ, बस चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी के सारे नए फर्स्ट टाइम्स तुम्हारे साथ हो। और ये कहकर वो रो पड़ती है। रियोता उसके आंसू पोंछता है और सॉफ्ट टोन में बोलता है, मुझे सब पता है लूना, तुम्हारे पास्ट में जो भी हुआ उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि तुम अब मेरे साथ हो। तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए यूनिक है और वही मेरे लिए सबसे बड़ी हैप्पीनेस है। ये बोलकर वो अपनी पॉकेट से एक छोटा बॉक्स निकालता है, हैप्पी 2 months एनिवर्सरी लूना। बॉक्स खोलते ही लूना की आंखें शॉक में फैल जाती है। अंदर वही मून स्टोन रिंग होती है जिसका वो फेस्टिवल में ढूंढ रही थी। लूना के आंसू अब खुशी में बदल जाते हैं। वो सरप्राइज और जॉय में हग कर लेती है रियोता को। धीरे से रियोता उसके उंगली में रिंग पहना देता है और जैसे ही वो मोमेंट कंप्लीट होता है, स्काई में फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों एक हाई स्पॉट पर खड़े होकर फायरवर्क्स देखते हैं। रियोता धीरे से बोलता है, लूना आई लव यू, और लूना चीख कर रिप्लाई करती है, आई लव यू टू। और फिर दोनों अपने दिल के सारे इमोशंस एक किस में लॉक कर देते हैं, जैसे उस पल के बाद दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही बचे हों। लूना अपनी दोस्तों के बीच हंसी मजाक में बिजी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी सिस्टर मारिया पर पड़ती है, उसके स्टेप्स ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चलते हैं। ट्रेनिंग के बाद वो मारिया से बात करना चाहती थी, पर मारिया का गुस्सा कुछ और ही था। उसने बिना कुछ सुने सीधे वहाँ से वॉक आउट कर दिया और तभी कॉर्नर से रियोता एंटर होता है, जिसने पूरा सीन देख लिया था। और वो कैजुअली कह देता है, लूना अगर हमें मारिया के करीब आना है तो पहले हमें उसका दोस्त बनना पड़ेगा, यही तो हमारा प्लान था, राइट। अगला सीन शिफ्ट होता है रूफटॉप पर, जहाँ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अपना लंच एंजॉय कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान कोई कैजुअली बोलता है, हमने तो पूरा समर यूट्यूब वीडियोस देखते देखते वेस्ट कर दिया। और निशी एक कूल एटीट्यूड के साथ रिस्पॉन्ड करता है, हाँ भाई हमारा तो स्टाइल ही ऐसा है। फिर थोड़ा रुककर वो सबको पूछता है, वैसे तुम लोग सैटरडे को फ्री हो? मैं सोच रहा था कि सब मिलके एयरसॉफ्ट खेले। ये प्लान सुन के दोस्तों की आंखें एक्साइटमेंट और शॉक दोनों से वाइड हो जाती है। नेक्स्ट डे जब ग्रुप प्लेइंग एरिया में पहुंचता है तो बॉयज एकदम स्टन रह जाते हैं, क्योंकि सामने जो 3 लड़की आई थी, लूना और उसकी दोस्त लोग, वो नॉर्मल से अलग एकदम ग्लैमरस और ब्यूटीफुल लग रही थी और सेल्फी सेशन में फुली बिजी थी। रियोता थोड़ा टीजिंग टोन में लूना से कहता है, तुम अपने जैकेट का चैन थोड़ा ऊपर कर लो, वरना तुम्हारी छोटी मोटी छुपी बातें एक्सपोज हो जाएंगी। और साइड से निकोरा इंस्टेंट रिएक्ट करते हुए बोलती है, रियोता तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इसी बीच अकारी जाकर निशी के पास कैजुअली बैठती है और उससे बात करना स्टार्ट करती है, जो देखकर इंट्रोवर्ट तोदानी एकदम शॉक और खुशी के बीच का मिक्स फील करता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई लड़की उससे इनिशिएट करके बात भी कर सकती है। टीमें डिवाइड हो जाती है, निकोरो, इची और निशी एक टीम में और लूना, रियोता और अकरी दूसरी टीम में। गेम स्टार्ट होते ही एनर्जी स्काई हाई होती है और सब एक दूसरे पर फुल ऑन फायरिंग करते हैं। सबसे पहले निशी आउट हो जाता है और उसका बदला लेने के लिए इची रियोता और लूना पर अटैक करता है, लेकिन अकारी क्लच मोमेंट में आके इची को भी आउट कर देती है। फिर 3 लोग रियोता, लूना और निशी एक जगह छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक निकोरा सामने आ जाती है और फायरिंग करने ही वाली होती है कि रियोता एकदम से लूना और अकरी के सामने खुद खड़ा हो जाता है। वो आउट हो जाता है पर दोनों को बचा लेता है। निकोरा ने अकरी को भी एलिमिनेट कर दिया होता है और अब फील्ड में सिर्फ लूना और निकोरा का अल्टीमेट फेस ऑफ बचा होता है। लूना अपना गन टाइट पकड़ के बोल्ड टोन में चिल्लाती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड का बदला जरूर लूंगी, और दोनों के बीच इंटेंस फायरिंग चलती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे लूना निकोरा को हरा देती है और मैच जीत जाती है। अगला सीन
रेस्ट एरिया का है जहाँ सब थके हारे रिलैक्स कर रहे होते हैं। थैंक यू कहती है रियोता को सेव करने के लिए और रियोता एक स्माइल के साथ सॉफ्टली बोलता है, अरे तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वहीं पर अकारी अपने नेल्स कट करते हुए थोड़ा गिल्ट में कहती है, मेरे नेल्स की वजह से मैं प्रॉपरली एम नहीं कर पा रही थी, पर अब मैं रेडी हूँ। और नेक्स्ट मोमेंट वो एक बड़ी सी गन उठाकर एनर्जेटिक टोन में बोलती है, चलो गाइज नेक्स्ट राउंड में मैं अलोन ही निकोरा का पंगा लूंगी। और वैसे ही होता है, अकारी सबको फायर करके आउट कर देती है और बाकी टीम डिफीट एक्सेप्ट कर लेती है। दिन का खेल खत्म होते ही ग्रुप वहाँ से निकलने लगता है, पर तभी लूना को रियलाइज होता है कि उसके ईयररिंग्स मिसिंग है। थोड़ी टेंशन क्रिएट होती है। रियोता भी तुरंत हेल्प करने लगता है, लेकिन फाइनली ईयररिंग्स उसके अपने ही बैग के अंदर से मिल जाते हैं। और फिर लूना हल्का सा ब्लश करते हुए रियोता को कहती है, ओह एक्चुअली मेरा ईयररिंग गलती से बैग के सबसे नीचे स्लिप हो गया था, इसलिए मुझे नहीं मिला। रियोता हंसी दबाते हुए सॉफ्टली रिस्पॉन्ड करता है, चलो तुम्हें मिल गया, बस वही बड़ी बात है। लेकिन उस मोमेंट में उसकी आंखें एक और डिटेल कैच करती है। लूना अपने ईयर में सिर्फ एक ही ईयररिंग पहनी होती है और उसके चेहरे की स्लाइट ऑकवर्डनेस रियोता से छुपी नहीं रहती। सीन शिफ्ट होता है कैफे पर, जहाँ सब एक साथ कॉफी और स्नैक्स के साथ चिल कर रहे होते हैं। बातें कैजुअली स्टार्ट होती है और अकरी अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल न कर पाती। वो बोल पड़ती है, गाइज मुझे तो आज का गेम खेलकर लिटरली बहुत मजा आया। उसकी बात सुनकर इची के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम चमक उठता है और वो इंस्टेंट एंथुसियास्ट बन जाता है। एकदम डिटेल फ्रीक मोड में वो एयरसॉफ्ट गन्स के स्पेक्स और टैक्टिक्स के बारे में लंबी लंबी बातें करने लगता है और सब शॉक हो जाते हैं देखकर कि एक इंट्रोवर्ट बंदा इतना एक्सप्रेसिव हो सकता है। लूना और निकोरा उसके इस नए साइड को देखकर अंदर ही अंदर अमेज होती है, पर अकरी कैलमली उसके हर पॉइंट को ध्यान से सुन रही होती है, जैसे उसे वो सब जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लग रहा हो। तभी निकोरा टीज करते हुए बोलती है, ओह तो तुम भी एक ओटाको निकले। ग्रुप के दोस्तों की आंखें और भी बड़ी हो जाती है, जैसे उन्होंने एक हिडन सीक्रेट डिस्कवर कर लिया हो। अकरी थोड़ा स्माइल करते हुए कैजुअली बोलती है, वनीला बॉयज, मुझे उनकी स्टोरीज बहुत पसंद है। और फिर तो वो उस टॉपिक पर फुल लेक्चर देने लग जाती है। ये सुनकर तीनों बॉयज एकदम शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। वहीं पर निकोरा अपना एंगल ऐड करती है, मैं भी एक तरह से ओटाको ही हूँ, लेकिन मेरा ऑब्सेशन है नेल आर्ट। और वो अपनी नेल डिजाइन्स और डिटेलिंग के बारे में बहुत ही पैशनेट टोन में एक्सप्लेन करने लगती है। बॉयज का रिएक्शन एकदम प्राइसलेस होता है, क्योंकि उनके लिए ये सब कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। लूना सॉफ्टली स्माइल करते हुए ऑब्जर्वेशन थ्रो करती है, तुम दोनों अपनी अपनी चीजों को लेकर कितनी ज्यादा पैशनेट हो। उसके वर्ड्स के तुरंत बाद निकोरा सीधे लूना की तरफ देखकर बोलती है, और तुम भी लूना, तुम्हारा पैशन तो ऑब्वियस है। और जैसे ही वो रियोता की तरफ नजर घुमाती है, लूना एकदम से ब्लश कर जाती है और हिचकिचाते हुए सॉफ्टली कहती है, मतलब तुम उसके बारे में कह रही हो। बातों बातों में निकोरा अपनी पुरानी लव लाइफ के बारे में रिवील कर देती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, बहुत कूल बंदा, वैसे पहली बार मैंने उसी को ही प्यार किया था। ये सुनकर बॉयज एकदम स्टन हो जाते हैं, लेकिन निशी थोड़ा ओवर कर जाता है और गलती से उस बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ अजीब बोल देता है। निकोरा का टेम्पर इंस्टेंटली ट्रिगर होता है और वो उसे जोर से लात मार देती है। पुअर निशी ग्राउंड पर गिरकर बस इतना ही कह पाता है, मैं ठीक हूँ, निकोरा के लिए तो मैं सब सह लूंगा। साइड से अकरी कैजुअली बोलती है, वैसे मुझे हमेशा टॉल बॉयज पसंद रहे हैं। इची एक्साइटमेंट से जंप कर जाता है और तुरंत पूछता है, किस टाइप के टॉल बॉयज। अकरी स्माइल करते हुए कहती है, जो लड़के लंबे होते हैं। और हाँ, तुम भी तो बहुत टॉल हो ना। इची थोड़ा प्राउड टोन में बोलता है, हाँ मैं 181 सेमी का हूँ। ये सुनकर अकरी की आंखें शौक और खुशी दोनों से वाइड हो जाती है और इची का दिल एकदम फास्ट बीट करने लगता है। वो थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन अंदर से वो क्लाउड 9 पे होता है। जैसे ही शाम होती है, सब अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और अंत में सिर्फ लूना और रियोता एक साथ बचे रहते हैं। लूना कैजुअली बोलती है, क्यों ना हम दोनों एक छोटी सी डेट पर चलें। रियोता ब्लश करते हुए तुरंत हाँ कह देता है। अगले सीन में दोनों एक फेरिस व्हील के केबिन में साथ बैठे होते हैं। रियोता के माइंड में एक ही थॉट घूम रहा होता है, हम दोनों यहाँ अकेले हैं, मुझे बस अब लूना को किस करना है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही लूना अपनी चाइल्डहुड मेमोरी शेयर करने लगती है। मैंने बचपन में अपनी मॉम का एक मांगा पढ़ा था, उसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ फेरिस व्हील में जाती है, वो दोनों खाना शेयर करते हैं और फिर एक किस होती है। तभी मैंने सोचा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ऐसा मैं भी करूंगी। रियोता थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, लेकिन फेरिस व्हील के अंदर खाना खाना तो इलीगल होता है। लूना सॉफ्टली लाफ करती है और रिप्लाई देती है, डोंट वरी, मैं चॉकलेट्स तो लाई ही नहीं, खाना नहीं खाएंगे, पर वो दूसरा पार्ट तो कर सकते हैं, राइट। ये सुनकर रियोता के चेहरे पर शॉक और एक्साइटमेंट एक साथ दिखने लगता है। उसके पास और ऑप्शन नहीं रहता, वो बस हाँ बोलता है और फिर धीरे धीरे लूना उसके करीब आती है और उस मोमेंट में दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। किस होने के बाद लूना हल्की सी मिस्चीवस स्माइल के साथ रियोता के लिप्स टेस्ट करती है और सॉफ्टली बोलती है, इसका तो एक अलग ही फ्लेवर लग रहा है। रियोता थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, सच, इसका क्या टेस्ट है। और लूना खुश होकर बोलती है, हाँ तुमने सही पहचाना, मैंने आज वही फ्लेवर्ड लिपस्टिक लगाई थी। फिर एकदम इमोशनल मोमेंट क्रिएट होता है जब वो रियोता की आंखों में देखकर सॉफ्टली कह देती है, और वैसे भी आई रियली लव यू, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। क्या तुम मेरे सिर
पर एक बार हाथ रखकर पेट करोगे? रियोता के लिए ये रिक्वेस्ट एकदम अनएक्सपेक्टेड होती है, लेकिन वो जेंटल स्माइल के साथ लूना के सर को सॉफ्टली पेट करने लगता है और उस टच से लूना की खुशी एकदम नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है, जैसे उसका दिल अभी एक्सप्लोड हो जाए। नेक्स्ट डे दोनों एक साथ घर की तरफ चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक लूना रुक जाती है। रियोता इंस्टेंटली पूछता है, लूना तुम रुक क्यों गई, क्या हुआ? लूना कहती है, सच कहूँ तो मैं अभी इतनी ज्यादा खुश हूँ कि समझ नहीं आ रहा। हम दोनों को डेट करते हुए 3 महीने हो गए और मैं फील कर रही हूँ कि मैं रो भी सकती हूँ। बस इसी खुशी में रियोता जेंटली रिप्लाई करता है, तो चलो हमारी 3 मंथ एनिवर्सरी पर कुछ स्पेशल करते हैं जो तुम्हें बहुत पसंद हो। लेकिन लूना उसे प्यार भरी नजर से देखकर सॉफ्टली बोलती है, मुझे कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ हो, बस वही मेरे लिए सबसे स्पेशल है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हर पल, हर लम्हा, हर एक सेकंड बिताऊं। मैं तुम्हारे साथ ही ग्रो करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही फ्यूचर देखना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। ये बोलते ही वो ब्लश करके भाग जाती है और रियोता उसके पीछे हंसते हंसते सोचता है, लूना तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी फ्यूचर में तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा वर्दी बनना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। सिर्फ पढ़ाई ही मेरी राह है। अगली सुबह एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। लूना रियोता को कैजुअली पूछती है, आज फ्री हो, हम दोनों कहीं घूमने चले? लेकिन रियोता थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कहता है, सॉरी लूना, आज मेरा प्रेप स्कूल है। लूना उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए स्माइल करके बोलती है, नो वरीज, तुम्हारे प्रेप के लिए गुड लक। फिर रियोता अपने प्रेप स्कूल में फोकस से पढ़ाई कर रहा होता है, तभी एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होती है। क्लास के अंदर मारिया और उसके कुछ फ्रेंड्स एंटर करते हैं। उसे देखकर रियोता का हार्ट एकदम फास्ट बीट करने लगता है और वो सीट के नीचे झुककर लिटरली क्रॉल करते हुए निकलने की कोशिश करता है। लेकिन उसी प्रोसेस में उसका सर किसी डेस्क से टकरा जाता है और वो जोर से चिल्ला देता है। आवाज सुनकर मारिया और उसके फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, पर रियोता समहाउ रेंगते रेंगते दरवाजे तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, एक बंदा उसके सामने आ जाता है और कैजुअली बोलता है, अरे यामादा, इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ। नेक्स्ट मोमेंट सीन कट होता है और दोनों एक कैफे में बैठकर बात कर रहे होते हैं। वो बंदा रियोता से पूछता है, वैसे तू क्रॉल करते हुए क्लास के अंदर क्या कर रहा था? वो लड़की कौन है, तेरा एक्स है क्या? रियोता थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन फिर सब कुछ ऑनेस्टली एक्सप्लेन कर देता है। बंदा कैलमली सुनता है और कहता है, ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं भी तेरी हेल्प करूंगा। मैं वैसे तो बाहर रहता हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं वो लड़की दिखी तो मैं तुझे तुरंत मैसेज कर दूंगा, तो बेटर होगा तू मुझे अपना नंबर दे दे। रियोता भी रिलीफ फील करके अपना नंबर दे देता है और बोलता है, ओके, मैं वेट करूंगा। नेक्स्ट सीन में पूरा स्कूल एक नई एनर्जी से भरा होता है। टीचर सबको अनाउंसमेंट करते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल बहुत ही जल्द होने वाला है और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी। लेकिन जब टीचर हेल्प मांगता है तो पूरी क्लास में एक भी बच्चा हाथ नहीं उठाता, जो देखकर टीचर थोड़ा अपसेट हो जाता है। और तभी सबको शॉक लगता है जब मारिया अपना हाथ उठा देती है। टीचर इंस्टेंटली उसकी तारीफ करते हैं और मारिया खुश हो जाती है। उसके बाद लूना भी इंस्पायर होकर अपना हाथ उठाती है और कहती है, मैं भी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगी। ये देखकर रियोता और मारिया दोनों लिटरली स्पीचलेस हो जाते हैं और रियोता अंदर ही अंदर सोचता है, लगता है लूना बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रही है। अब हमें मारिया के साथ पहले दोस्त बनना होगा। पार्ट टाइम जॉब्स की वजह से निकोरा अपना हाथ नहीं उठाती और ये देखकर अकारी कैजुअली रियोता को रिकमेंड कर देती है कि वो हेल्प करे और इस रिकमेंडेशन से रियोता का फेस एकदम शॉक्ड हो जाता है। लेकिन लूना के लिए वो फिर भी अपना हाथ उठाता है, पर अभी भी एक और बंदा चाहिए होता है टीम कंप्लीट करने के लिए और इसलिए रियोता अपने फ्रेंड इची को रिकमेंड करता है, क्योंकि ये एक परफेक्ट चांस था इची और अकारी के लिए थोड़ा क्लोज होने का। और वैसे भी इची सीक्रेटली अकारी को ग्रेजुअली पसंद करने लगता है। अब सब मिलके काम स्टार्ट कर देते हैं और प्रिपरेशन में बिजी हो जाते हैं। काम करते करते अकारी इची से कैजुअली बात करने लगती है, जिसकी वजह से इची एकदम शाय हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी से ग्लो कर रहा होता है। दूसरी तरफ रियोता अब भी लूना और मारिया के बीच में फंसा हुआ होता है, क्योंकि उनको पाम्फलेट डिजाइनिंग का टास्क मिला था। टास्क के बीच सब ऑकवर्डली एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर लगन से पाम्फलेट्स डिजाइन करने लगते हैं और उनका मेन थीम डिसाइड होता है, फ्यूचर। लूना कैजुअली मारिया से पूछती है, तुम्हारे हॉबीज क्या है? मारिया पोलाइटली रिप्लाई करती है, मैं फ्री टाइम में मोस्टली यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ। ये सुनकर लूना का एक्साइटमेंट लेवल एकदम हाई हो जाता है और वो मारिया को अपने फेवरेट वीडियो सजेस्ट करने लगती है, जो देखकर मारिया थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है और बोलती है, नहीं, मैं ऐसे वीडियोस नहीं देखती, मैं मोस्टली गेमिंग वीडियोस देखती हूँ। साइड से रियोता कैजुअली इंटरजेक्ट करता है, तुम केन के वीडियोस देखती हो? मारिया थोड़ी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, मैं उसको जानती हूँ। फिर रियोता और मारिया गेमिंग वीडियोस को लेकर एक लाइवली डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और लूना बस साइलेंटली ऑब्जर्व करती है, थोड़ी वीर्ड फील करते हुए कि वो दोनों इतने कंफर्टेबल हो रहे हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगला दिन रियोता प्रेप स्कूल में टेंशन में होता है, लेकिन तभी पीछे से वही बंदा सेकिया आ जाता है और पूछता है, तू अभी स्ट्रेस में क्यों है, एग्जाम्स और लोड को लेकर? ये सुनकर रियोता का फेस एकदम रिलीफ से ग्लो करने लगता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं और रियोता ऑनेस्टली अपनी प्रॉब्लम सेकिया को बता देता है। सेकिया कैजुअली अपनी लाइफ के बारे में शेयर करता है, कैसे वो टेबल टेनिस में गोल्ड मेडलिस्ट है, कैसे एक लड़की के साथ डेट किया था और कैसे उस लड़की की वजह से उसने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज किया था। ये सुनकर रियोता एकदम क्यूरियस हो जाता है और टीजिंगली पूछता है, तो क्या तुमने उस लड़की के साथ चीट किया? सेकिया कॉन्फिडेंटली बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर सीन कट होता है और सब फिर से अपने टास्क में बिजी हो जाते हैं। इची और अकारी ग्रेजुअली एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, जबकि रियोता अब भी लूना और मारिया के बीच में फंसा हुआ होता है। लूना
एक पाम्फलेट मारिया को दिखाती है और मारिया स्लाइटली क्रिटिकल टोन में बोलती है, तुम्हारा आइडिया थोड़ा वीक है, फेस्टिवल सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है। लूना थोड़ी अपसेट होकर रिप्लाई करती है, हम हाई स्कूल में हैं और हाई स्कूल में क्यूट आइडियाज रखना कोई बुरा नहीं है। दोनों के ओपिनियंस बिल्कुल अपोजिट होते हैं और टीचर ऑब्जर्व करते हुए पूछती है, तुम दोनों को कौन सा आइडिया ज्यादा पसंद है? रियोता इंटरनली सोचता है, अगर ध्यान से देखो तो मारिया का आइडिया टेक्निकली बेटर है, पर फिर भी वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं क्या करूँ? अगला मोमेंट टीचर सबको कॉल करती है और सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और बोलती है, ये एक ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि दोनों का ओपिनियन कम्प्लीटली अलग है। कुछ दिन बाद ही स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होने वाला था और लूना कैजुअली बोला, डोंट वरी, हम मीटिंग करके इस पाम्फलेट का फाइनल प्लान बना लेंगे। रियोता बस हाँ करके एग्री हो जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। स्कूल से घर के लिए रियोता ट्रेन से जा रहा होता है और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे उतरता है, साइड में मारिया भी वही ट्रेन से उतरती है। रियोता का फेस एकदम पैनिक मोड में आ जाता है। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना? मारिया थोड़ी सीरियस टोन में पूछती है, मैं प्रेप स्कूल से आ रही हूँ, तुम कहाँ जा रहे थे? रियोता क्विकली रिप्लाई करता है, मैं बस शॉपिंग कर रहा था। फिर वो जेंटली पूछता है, तुम्हारा घर आसपास ही है ना? ये सुनकर मारिया थोड़ी सैड हो जाती है और बोलती है, मेरा मदर का फिर से डिवोर्स हो गया, इसलिए हम ग्रैंडफादर के घर स्टे कर रहे हैं और इसी वजह से मुझे स्कूल ट्रांसफर करना पड़ा और इस स्कूल को चुना क्योंकि ट्यूशन अफोर्डेबल था। रियोता साइलेंटली ऑब्जर्व करता है, कैजुअली उससे पूछती है, रियोता तुम्हें ये वीर्ड नहीं लगता कि यहाँ इतने स्कूल है और फिर भी मैंने ये स्कूल चुना? तब मारिया अपनी फीलिंग शेयर करती है और थोड़ी वल्नरेबल टोन में बोलती है, लूना के फादर स्टाइलिश है और ग्रैंडमदर अमेजिंग कुक है, उसकी लाइफ स्टेबल है और मैं हमेशा ट्रैवल कर रही हूँ, अपना लास्ट नेम चेंज कर रही हूँ, लेकिन ट्रांसफर करके मैं स्कूल में आई हूँ ताकि लूना खुश रहे। ये सुनकर रियोता का इंटरेस्ट और भी हाई हो जाता है। स्माइल करते हुए ऐड करती है, मुझे सरप्राइजेज बहुत पसंद है और तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए। मैंने लूना से पहले बुरा बिहेव किया, बोला कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन अंदर से मैं चाहती थी कि वो मुझे फॉरगिव करे और मैं उसके साथ रहूं। मारिया अपनी गिल्ट और रिग्रेट के बारे में भी बताती है और कहती है कि जब वो फर्स्ट टाइम क्लास में गई, लूना को देखकर वो शॉक थी, ना कि हैप्पी, और मारिया अब अपने ट्रू सेल्फ के साथ वापस आ रही है। ये सुनकर रियोता इंटरली बोलता है, जैसे मैंने सोचा था, मारिया वैसे नहीं है। लूना और मारिया दोनों ही एक दूसरे को चेरिश करना चाहते हैं। फिर दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं और रियोता कैजुअली पूछता है, मारिया क्या तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? मारिया थोड़ी स्माइलिंग टोन में बोलती है, नहीं कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो। लेकिन चलते चलते एक मोमेंट में रियोता का बैलेंस बिगड़ जाता है और नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से सारे बुक्स चारों तरफ बिखर जाते हैं। मारिया क्विकली एक प्रेप स्कूल का बुक उठाती है और क्यूरियस टोन में पूछती है, क्या तुम भी इस प्रेप स्कूल में जाते हो? रियोता थोड़ा शॉक्ड और पैनिक मोड में अपनी बुक ले लेता है और मारिया हंसी रोक नहीं पाती और थोड़ी टीज करते हुए बोलती है, मुझे पहले से ही पता था। रियोता बस इंटरनली शॉक और एम्बैरसमेंट फील कर रहा होता है और मारिया एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वहाँ से चली जाती है। अगला सीन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का है। लूना ट्रैक पे रेस कर रही होती है और वो तेजी से भाग रही होती है, लेकिन जैसे ही एक और टैलेंटेड गर्ल उससे आगे निकल जाती है और क्राउड चीयर करता है, लूना के अंदर एक अलग ही एनर्जी और जोश आ जाता है और वो और तेज भागने लगती है, जैसे हर स्ट्राइड में उसका डिटर्मिनेशन और पैशन रिफ्लेक्ट हो रहा हो। रेस का क्लाइमेक्स आया और लूना फुल स्पीड से भागकर फर्स्ट पोजीशन ले लेती है। क्राउड चीयर कर रहा होता है और उसके बाद स्कूल के सारे स्पोर्ट्स इवेंट शुरू हो जाते हैं। सब लोग खेलेंगे, मजा करेंगे और बीच बीच में लूना और रियोता का लॉबी डॉबी बॉन्डिंग भी चल रहा होता है। ये देखकर ईची और निशी का जेलसी लेवल मैक्स हो जाता है और दोनों बस साइलेंटली ऑब्जर्व करते रह जाते हैं। फिर लूना रिले रेस में पार्टिसिपेट करती है और एकदम फास्ट भी। फिनिश लाइन के बाद वो एक चिट्ठी उठाती है जिसमें कुछ लिखा होता है। ये देखते ही वो रियोता को बुलाती है। रियोता थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन लूना को थोड़ा पुश करके साइड से अप्रोच करने देती है। दोनों मिलकर रिले रेस विन कर लेते हैं। रियोता इम्प्रेस होकर बोलता है, तुम सच में आउटस्टैंडिंग खेल रही हो। लूना स्माइल करके कहती है, ये विक्ट्री मेरी नहीं, हम दोनों की है। और फिर वो चिट्ठी रियोता को दिखाती है जिसमें लिखा होता है, तुम किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो? रियोता इंस्टेंटली ब्लश हो जाता है शर्मिंदा होकर और वो अवार्ड वाली उस चिट्ठी को देखता है। वहीं पर हम देखते हैं कि मारिया की मॉम भी वहाँ होती है और मारिया अपनी टीम में रेडी हो रही होती है। मारिया की मॉम उसकी बॉडी और प्रेजेंस को देखकर प्रेज करती है। मारिया थोड़ी शाय फील करती है और थैंक यू मॉम बोलती है। फिर मारिया नोटिस करती है कि मारिया की मॉम लूना की भी प्रेज करती है और ये देखकर मारिया थोड़ी अपसेट हो जाती है और वहाँ से चल पड़ती है। लूना की मॉम फिर थोड़ी वॉरीड और क्यूरियस होकर पूछती है, लूना तुम हमेशा स्पोर्ट्स में अच्छी हो, लेकिन मारिया कहाँ है? तुम दोनों सेम क्लास में हो, देखा नहीं? लूना बोलती है, मॉम मैंने ढूंढना स्टार्ट किया है। मीनवाइल मारिया रूफ पे उदास होकर बैठी होती है। रियोता ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है, मारिया तुम्हारी मॉम तुम्हें ढूंढ रही है। मारिया थोड़ी सीरियस होकर बोलती है, मुझे नहीं चाहिए कि हमारी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप किसी को पता चले, तुम जाओ रियोता प्लीज। रियोता शॉक होकर स्टैंड कर जाता है। लूना भी ये सब देख रही होती है और इंटरनली फील करती है, मुझे उनके फीलिंग्स समझ आ गई है। मैं दोबारा रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहती। मेरा दिल किसी का नौकर नहीं है, मैं जिसको चाहती हूँ उसको पसंद करूंगी। नेक्स्ट सब लोग पाम्फलेट डिजाइनिंग के काम में बिजी हो जाते हैं। टीचर्स आते हैं और मेल टीचर कहता है, मुझे लूना का आइडिया पसंद आ रहा है, लेकिन फीमेल टीचर ऐड करती है, लूना का डिजाइन थोड़ा गर्लिश है और फेस्टिवल सिर्फ गर्ल्स
गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज के लिए भी है, इसलिए मारिया का पाम्फलेट बेटर लग रहा है। रियोता फिर से कंफ्यूज हो जाता है और इंटरनली बोलता है मारिया का आइडिया बेटर है, पर लूना का ब्राइट डिजाइन भी इंप्रेसिव है। फ्यूचर थीम के हिसाब से लूना का डिजाइन परफेक्ट है। ये सुनकर लूना गुस्सा हो जाती है और कहती है अब बस रियोता, मुझे पसंद नहीं है जब तुम झूठ बोलते हो। फाइनली रियोता प्रेशर में आ जाता है, सोचता है क्या करे और अवार्ड क्वालिटी डिसाइड करता है मैं दोनों का फीडबैक नहीं चुनूंगा, मैं अपना पाम्फलेट मोनोक्रोम डिजाइन रिकमेंड करता हूँ। शुरुआत एक रैनी इवनिंग से होती है, बारिश तेज गिर रही है और लूना और रियोता एक साथ चल रहे होते हैं। रास्ते में रियोता हल्का सा गिल्टी टोन में कहता है लूना मुझे माफ कर दो, पैम्फलेट वाले डिसीजन की वजह से मुझे मारिया को बोलना पड़ा कि उसका डिजाइन बेटर था। लूना उसकी बात कामली सुनकर स्माइल करती है और कहती है इट्स ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरा डिजाइन बोल देते तो भी मुझे उतनी ही खुशी होती, पर ऑनेस्टली इट डजंट मैटर। फिर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लूना ऐड करती है पर रियोता मैं तुमसे एक बात सोच रही हूँ, मुझे लगता है तुम्हें मारिया के साथ रहना चाहिए, तुम दोनों एक जैसे हो, पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल और स्मार्ट। मैं तुमसे जितना प्यार करती हूँ मुझे उतना ही लगता है कि मैं तुमसे अलग हूँ, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। और उस मोमेंट पे लूना याद दिलाती है स्पोर्ट्स डे के दिन रूफ पे मारिया ने तुमसे कहा था ना कि वो तुम्हें लाइक करती है, तुमने उस वक्त उससे कुछ कहा नहीं और मुझे लगा तुम दोनों वैसे ही कंटिन्यू करोगे, मुझे बस तुम्हें खुश देखना है चाहे मैं ना भी हूँ तुम्हारी लाइफ में। ये कह के लूना अचानक भाग जाती है और रियोता पीछे से चिल्लाता है लूना रुक जाओ, लेकिन वो रुकती नहीं, उसका अम्ब्रेला नीचे गिर जाता है और रियोता बारिश में खड़ा भीगता हुआ बस एक लाइन बोलता है आज हमारी 4th मंथ एनिवर्सरी थी। सीन कट होता है, अब मारिया अपने रूम में बेड पे लेटे हुए पैम्फलेट को घूर रही होती है, उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट घूम रहा होता है रियोता ने क्यों बोला मेरा पैम्फलेट अच्छा है, उसे लूना का डिजाइन चुनना चाहिए था, क्यों बिहेव किया उसने इतना स्टूपिडली। फिर उसकी नजर एक छोटी कैट डॉल पे पड़ती है जो वो बचपन में मार्केट से लाई थी, लेकिन लूना ने उससे ले ली थी और उस पर थोड़ा मेकअप करके रखा था। एक दिन मारिया ने गुस्से में डिमांड किया था ये मेरा है, मुझे वापस दो, और बिना आर्ग्यू किए लूना सिर्फ इतना बोली थी ठीक है तुम इसे रख लो, बस इसका ध्यान रखना। मारिया डॉल को हाथ में लेकर सोचती है लूना हमेशा ऐसी ही थी, जो मांगा दे दिया, और मैं हमेशा सोचती रही कि वो मेरी चीज ले रही है, पर रियलिटी में वो मुझे और इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहती थी। अगला सीन, रियोता अपना फाइनलाइज पैम्फलेट टीचर को सबमिट करता है, टीचर अप्रिशिएट करके कहती है गुड जॉब, तुम्हारा काम यही कंप्लीट होता है। रियोता बाहर आता है और सोचने लगता है मारिया के बारे में, तभी उसकी नजर पड़ती है लूना पर जो थोड़ा दूर फोन पे बात कर रही होती है। रियोता छुपकर उसकी बातों को सुनता है और अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो जाता है, इतनी प्यार भरी टोन में किससे बात कर रही है, लड़का था या लड़की। तभी साइड से यमुना आती है और रियोता कैजुअली उससे पूछने ही वाला होता है कि लूना किससे बात कर रही थी, लेकिन यमुना उससे सीधा बोल देती है मुझे लगा था तुम लूना को हैप्पी रखोगे, पर तुमने उसे हर्ट कर दिया। तुम्हें लगता है प्यार सिर्फ एंजॉय करने की चीज है, नहीं, कभी कभी दर्द, मिसअंडरस्टैंडिंग और फाइट्स भी होती है। तुम्हें लगता है तुम उसे खुश रख पाओगे, मुझे डाउट है। रियोता एकदम साइलेंट हो जाता है, बारिश बंद हो गई है लेकिन उसके अंदर का स्टॉर्म अभी भी चल रहा होता है। अगला शॉट, रियोता अकेला चल रहा है, लूना साथ नहीं है। उसे एक दोस्त मिलती है जो कैजुअली कहती है अरे तुम लूना के साथ नहीं हो, मुझे लगा तुम दोनों इनसेपरेबल हो। रियोता थोड़ा ऑकवर्डली कहता है नहीं अभी वो नहीं है। वो दोस्त उसे कॉफी शॉप ले जाती है और हेजिटेंट टोन में बोलती है रियोता मैं जो कहने वाली हूँ उससे शॉक मत होना, मुझे लगता है लूना किसी और को डेट कर रही है। ये सुनते ही रियोता का दिल एकदम रुक जाता है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन शॉक में फ्रीज हो जाता है और अगले ही सेकंड वो खड़े होकर जोर से चिल्लाता है क्या लूना किसी और को डेट कर रही है। सीन शिफ्ट होता है, रियोता और तनिकिता एक छोटी सी कैफे में बैठे होते हैं। रियोता थोड़ा हेजिटेंट टोन में पूछता है तुमने जो बोला क्या तुमने सच में लूना को किसी के साथ देखा था। तनिकिता स्लोली सिर हिलाती है और कहती है हाँ मैंने देखा था और ऑनेस्टली जो लड़का उसके साथ था वो काफी यंग लग रहा था। रियोता का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर वो शॉक से पूछता है यंग मतलब यूनिवर्सिटी लेवल का। तनिकिता थोड़ा कैजुअली बोलती है हाँ कुछ ऐसा ही, लेकिन रियोता तुम जानते हो ना अक्सर यंग लड़कियां अपने से थोड़ा ओल्डर बंदे को डेट करती हैं पैसों की वजह से, मतलब उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, शायद लूना भी। ये सुन के रियोता के चेहरे पर गुस्सा और कंफ्यूजन मिक्स हो जाता है, तुम कह रही हो लूना ऐसा कर सकती है जस्ट फॉर मनी। तनिकिता अपनी बात जस्टिफाई करते हुए कहती है मैंने खुद मार्केट में देखा था, मैं ग्रोसरी शॉप से बाहर निकली और मुझे लूना किसी लड़के के साथ चलती हुई दिख गई। उस लड़के के हाथ में एक स्टाइलिश बैग था और उसने एक क्लासिक कैप पहनी थी। ऑनेस्टली वो लड़का काफी हैंडसम था और लूना के पास एक एक्सपेंसिव पर्स भी था, मुझे लगा शायद वो उसने गिफ्ट किया हो। रियोता शॉक में अपना फोन निकालता है और एक फोटो दिखाता है, क्या ये वही था। तनिकिता फोटो देखकर तुरंत मना कर देती है नहीं ये नहीं था जिसे मैंने देखा था, वो इससे भी ज्यादा यंग लग रहा था, बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की तरह। रियोता का दिमाग अब और भी कंफ्यूज हो जाता है, वो बोल पड़ता है मतलब शायद वो उसका शुगर डैडी हो। तनिकिता थोड़ा सॉफ्टली कंफर्म कर देती है हो सकता है, क्योंकि शुगर डैडी का मतलब होता है एक अमीर बंदा जो यंग लड़की को गिफ्ट्स और पैसा देता है बदले में। वो बात को आधा छोड़ देती है। रियोता अपने अंदर ही अंदर चुपके से सोचता है लूना तुम वैसे नहीं लगती, पर अगर ये सच है तो मैं किस पर ट्रस्ट करूं। लेकिन अगले ही मोमेंट वो अपनी आवाज बुलंद करता है नहीं मैं बिलीव करता हूँ लूना पर, उसका अपना डार्क साइड हो या ना हो पर मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा। ये कहकर वो कैफे से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन, रियोता अपने दोस्त सिकिया को कॉल करता है मुझे तुमसे मिलना है, अर्जेंट है, दोनों स्कूल के अंदर मिलते हैं।
रियोता उसे सच बता देता है और सिकिया थोड़ा स्मर्क करके कहता है, तो तुम चाहते हो मैं उस सो कॉल्ड शुगर डैडी को ट्राई करूं? रियोता गुस्से से बोलता है, शुगर डैडी वर्ड यूज मत करो, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, शायद वो कोई और हो, लेकिन हाँ मुझे सच जानना ही होगा। मैं लूना पर ट्रस्ट करता हूँ, पर ये सिचुएशन मुझे फोर्स कर रही है। सिकिया हाथ उठाकर कहता है, ठीक है, नो वरीज, मैं पता लगा दूंगा वो लड़का कौन है। दोनों चल रहे होते हैं, तभी तानिकिता दूर से चिल्लाती है, यही वो लड़का था जो लूना के साथ था। कैमरा जूम होता है और एक हैंडसम स्टूडेंट सामने आता है। रियोता एकदम शॉक में जम जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही होती है, क्या लूना की लाइफ में कोई और है? क्या ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है? अगर है तो मेरा क्या? वो लड़का कैजुअली रियोता की तरफ देखकर कहता है, ओह लूना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? रियोता की आंखों में कंफ्यूजन और पेन दोनों दिखने लगते हैं। अगले ही सेकंड सिकिया ट्रुथ रिवील करता है, रिलैक्स, लूना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि लूना की बेस्ट फ्रेंड युमना मेरी एक्स है। रियोता एकदम हैरान हो जाता है, तुम युमना के एक्स बॉयफ्रेंड हो? सिकिया कैजुअली हंसकर कहता है, हाँ बस 2 हफ्ते तक ही रिलेशनशिप था। तुम्हें याद होगा मैं वही बंदा हूँ जो हमेशा बौद्धिस्ट रूल्स और ऑडियो बुक सुनता रहता था। रियोता थोड़ा ऑकवर्डली बोलता है, ओह तो तुम ही हो वो बंदा। सिकिया फिर कामली एक्सप्लेन करता है, मैं तो अपनी स्कूल प्रेप कर रहा था, तभी लूना आई थी मुझसे बात करने, पर मैं बिजी था इसलिए मैंने मना कर दिया, बाकी तुम खुद ही समझ लो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सिकिया अपने दिल की बात खोलता है। मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करूं, उस दिन जिस फोन कॉल की बात तुम कर रहे थे ना, एक्चुअली वो कॉल मैं ही कर रहा था। युमना ने खुद मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था और बोला था कि कभी भी कॉल कर लेना, और ऑनेस्टली वो इतनी क्यूट लगी मुझे कि मैं उस नंबर को इग्नोर ही नहीं कर पाया। ये सुनते ही रियोता के मन में एक अजीब सी फीलिंग जगती है, जैसे वो रियलाइज करता है कि युमना अभी भी शायद अपने पास से पूरी तरह फ्री नहीं है। उसका दोस्त कैजुअली कह देता है, लगे तो ऐसा ही रहा है जैसे युमना अभी तक तुम्हें भूल ही नहीं पाई। सिकिया का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है, पर मैं उससे दोबारा नहीं मिल सकता क्योंकि मैंने उसका दिल दुखाया था। एक हेवी साइलेंस छा जाता है और उसी वक्त सीन एब्रप्टली कट होता है। अगला शॉट, एक सुनसान गली जहाँ 2 चीप टाइप के लड़के युमना और लूना के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। उनकी बातें चीप और डिसगस्टिंग होती है। तुम दोनों तो इतनी क्यूट हो, बिना किस के हम मर जाएंगे, चलो एक किस दे दो। युमना तुरंत लूना का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो इन लोगों के साथ वक्त वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। पर वो लड़के फिर से रास्ते में आकर उन्हें ब्लॉक कर लेते हैं। टेंशन हाई हो जाता है और तभी एंट्री होती है रियोता की ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर के साथ। लूना की आंखों में रिलीफ दिखाई देता है। रियोता तुम यहाँ? वो कामली कहता है, चलो मैं हूं ना। दोनों लड़के लूना को छोड़ देते हैं पर युमना के साथ बदतमीजी कंटिन्यू करते हैं। तभी एक धमाकेदार एंट्री होती है। सिकिया सामने आकर बोल्ड टोन में कहता है, स्टॉप इट, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो युमना का हाथ पकड़कर उसे जेंटली खींचता है और सॉफ्टली बोलता है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। और बस उस मोमेंट में युमना की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सालों बाद अपने एक्स को सामने देखकर उसका दिल भर आता है। सिकिया बिना कुछ और बोले उसे हग कर लेता है, जैसे कह रहा हो, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। कैमरा एंगल शिफ्ट होता है और हम रियोता के दोस्तों को देखते हैं। वो इस मोमेंट से इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हैं। अगले दिन का सीन, रियोता का एक दोस्त डिसाइड करता है कि अब वो तानिकिता को प्रपोज करेगा। वो उसके पास जाता है और ऑकवर्डली कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर तानिकिता उसकी आंखों में देखकर कामली रिप्लाई करती है, तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो? क्या सिर्फ मेरे फेस की वजह से, मेरे लुक्स की वजह से? अगर तुम्हें सच में लगता है प्यार बस अपीयरेंस पे डिपेंड करता है तो तुम गलत हो। प्यार एक गेम नहीं है। प्यार तभी सच होता है जब दोनों इंसान एक दूसरे की फीलिंग्स को जेन्युइनली समझ सके। और ये कहकर वो उसे छोड़कर चल देती है। लूना उसके दोस्त के शोल्डर पर हाथ रखती है और सॉफ्टली बोलती है, तानिकिता कभी कभी अपने डिप्रेशन की वजह से ऐसे रिएक्ट करती है। तुम धीरे धीरे उसके क्लोज जाओगे तो वो खुद तुमसे प्यार फील करने लगेगी, बस पेशेंस रखना। उसका दोस्त अपने जज्बात क्लियर करता है, मुझे वो वैसे भी अमेजिंग लगती है, मैं फिर से प्रपोज करूंगा। और उस बार वो जरूर हाँ कहेगी। सीन स्विच होता है एक ग्रैंड कॉन्सर्ट हॉल में। लाइट्स, म्यूजिक और क्राउड के बीच युमना और सिकिया एक साथ बैठे होते हैं। उनके फेसेस पर सुकून होता है, जैसे वक्त ने उन्हें दोबारा जोड़ दिया हो। उसी वक्त रियोता लूना को ढूंढता हुआ बालकनी तक आता है। लूना, वो उसका नाम लेकर चिल्लाता है। लूना पलटकर स्माइल करती है और कहती है, रियोता तुम आ गए। और फिर वो अपनी कहानी क्लियर करती है, मैं एक्चुअली सिकिया से इसलिए मिली थी क्योंकि मैंने युमना के फोन में उसकी एक पुरानी फोटो देखी थी। जब मुझे लगा कि सेम चेहरा सामने है तो मैंने बिना सोचे अप्रोच कर लिया। मुझे पता था चांस दोबारा शायद ना मिले, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें लगा होगा मैं उसके साथ डेट कर रही हूँ। रियोता थोड़ा नर्वस होकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ। लूना स्माइल करते हुए उसका डाउट क्लियर करती है, जो ब्रांडेड बैग मैंने कैरी किया था वो मुझे मेरी दादी ने गिफ्ट किया था, कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। फिर वो सॉफ्टली बट पावरफुली कहती है, रियोता अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसे साथ रहना चाहिए। लाइफ बहुत छोटी है और हमें उसे नफरत में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और उस मोमेंट रियोता अपने दिल की बात बोल ही देता है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अभी भी और आगे भी। रायोटा और लूना पार्क के एक कोने में बैठे थे। हवा हल्की सी चल रही थी और दोनों के बीच एक अजीब सी साइलेंस थी। रायोटा ने फाइनली चुप तोड़ी और बोला, लूना मैं सॉरी। पर लूना ने उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कान दी और बोला, तुम्हें सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तो खुश हूँ कि हम दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ हैं। वैसे मुझे सोचना पड़ रहा है, निकोरो क्या कर रही होगी? रायोटा थोड़ा कैजुअली बोलता है, निकोरो अब के साथ डेट पर गई है। लूना ने हाँ में सर हिलाया और बोला, हाँ उनकी डेटिंग को 2 हफ्ते हो चुके हैं और आज तो निकोरो अपना फर्स्ट स्टेप लेने वाली है।
फर्स्ट स्टेप का नाम सुनते ही रायोटा एकदम लाल पड़ गया, जैसे किसी ने उसके दिल की बात पकड़ ली हो। वो हिचकिचाहट से बोला, मतलब निकोरो वो सब? लूना थोड़ी टीजिंग टोन में बोली, हाँ 3 साल से वो उस लड़के को पसंद करती थी, अब तो शायद रोकना मुश्किल है। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई। रायोटा शर्माया हुआ था, पर लूना के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। उसने टॉपिक चेंज कर दिया और पूछा, और इचिका का क्या हाल है? रायोटा ने एक गहरी सांस भरी। इचिका तो बिल्कुल टूट गया है, रिजेक्शन के बाद बस गेम्स में खोया रहता है, स्कूल भी जाना छोड़ दिया। निशी की भी कंडीशन अच्छी नहीं है। लूना का चेहरा उदास हो गया। उसने बस इतना कहा, बस यही दुआ है कि एक दिन हम सब फिर से एक साथ खेल पाए। वापस घर की तरफ जाते वक्त रायोटा ने बोला, क्यों ना हम सब फिर एक दिन गेम खेले? लूना ने उसकी तरफ देखकर कहा, अभी तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। बाय द वे थैंक्स, तुमने मेरी फीलिंग्स पूछी, मुझे अच्छा लगा। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। लूना घर की तरफ और रायोटा अपने प्रेप स्कूल की तरफ। अगले दिन स्कूल में एक नया ट्विस्ट आया। निकोरो क्लास में आई, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही कहानी लिखी थी। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स थे, जैसे उसने रात भर रोकर गुजारी हो। ये देखते ही लूना और अक्रितो शॉक हो गए। लूना ने तुरंत पूछा, निकोरो तुम्हारे साथ हुआ क्या? निकोरो की आंखों से आंसू टपक गए। उसने हल्की सी आवाज में कहा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सभी स्टन हो गए। लूना ने फिर पूछा, बट क्यों? निकोरो ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, उसने कहा एग्जाम्स के लिए फोकस चाहिए और अब वो मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। अगर मैं उसे कॉल या मैसेज करूंगी तो वो रिप्लाई भी नहीं करेगा। उस वक्त निकोरो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और क्लास के अंदर एक बोझ सा हवा में लटक गया। दूसरे दिन रायोटा और सिकिया की बातचीत हुई। सिकिया ने स्ट्रेट बोला, अगर मैं उसके साथ रिलेशन कंटिन्यू करता तो बात सिर्फ हाथ पकड़ने तक नहीं रुकती, और उसके आगे जो होता उसके लिए मैं रेडी नहीं था। रायोटा कंफ्यूज था, पर तुम थोड़ा वेट कर लेते ना, एग्जाम्स के बाद सब ठीक हो सकता था। सिकिया ने सर हिलाकर कहा, तुम समझ नहीं रहे, स्कूल के दिन जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर मैं उसको बस होल्ड पर रखता तो शायद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रुक जाती। मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए ब्रेकअप ही बेस्ट ऑप्शन लगा। थोड़ा हेवी हो गया। उसने धीरे से कहा, और तुम्हारे और लूना के बीच सब ठीक है? छोटी सी हंसी दी और बोला, सच कहूँ तो कभी कभी लगता है मैं उसे समझ ही नहीं पाता। उसके असली दिल को देखना मुश्किल हो जाता है। खामोश हो गया। उसके अंदर भी कई सवाल जग गए थे। रिलेशनशिप्स, सैक्रिफाइसेस और सच के बीच जो कंफ्यूजन था वो सब हवा में घूम रहा था। लूना ने एक दिन रायोटा की तरफ देख के कहा, मुझे लगता है हम दोनों के बीच अब और ऐसा नहीं चल सकता। उसके लफ्जों ने रायोटा का दिल हिला दिया, पर उस वक्त दूसरी तरफ अपने दिल की बात समझ रहा था। वो बोला, फिलहाल मेरे और लूना के बीच बहुत कुछ गलत चल रहा है। जब मैंने मरिया से बात की तो लूना और भी अपसेट हो गई, लेकिन सच कहूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। पहले मैं एक इंट्रोवर्ट था, मेरी लाइफ में कोई फीमेल फ्रेंड नहीं थी, पर जब लूना मेरी जिंदगी में आई तब एक नई दुनिया मिली। उसके साथ साथ और भी दोस्त बने, और अगर लूना मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक हो गया। उधर निकोरो भागते हुए लूना के पास पहुंची और लूना भी उसकी तरफ दौड़ी। दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं, जैसे एक दूसरे के आंसुओं में ही अपना सहारा ढूंढ रहे हो। उस पल दोनों टूटकर रो पड़े। इसी बीच रायोटा ने कहा, मेरी लाइफ में सिर्फ लूना ही सब कुछ है, उसके अलावा मुझे और कोई लड़की या फीमेल फ्रेंड्स नहीं चाहिए। ये सुनकर सिकिया हंस पड़ा और बोला, कभी कभी तुम्हें देखकर मुझे जेलिसी होती है। उधर लूना ने अपना मन बना लिया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो क्या करेगी। दूसरी तरफ रायोटा घर जा रहा था जब उसकी मुलाकात रास्ते में मरिया से हो गई। दोनों साथ चलने लगे, पर कुछ ही दूर के बाद मरिया ने अपना रास्ता अलग करना चाहा। तभी रायोटा ने उसे रोका और कहा, मुझे लगता है हमें अब और बात नहीं करनी चाहिए। मरिया थोड़ी रुकी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, रायोटा तुम जो भी कर लो, तुम मेरे दिल से इजीली इरेज नहीं हो सकते, लेकिन अब मैं तुमसे ज्यादा लूना के लिए टेंशन फील करती हूँ। जब हम छोटे थे लूना हमेशा अपनी कोई न कोई प्रेशियस चीज मुझे दे देती थी और फिर भी खुश रहती थी। मुझे लगता है अब भी वो ऐसा कर सकती है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुमसे भी ज्यादा मैं लूना को पसंद करती हूँ और मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ। ये कहकर मरिया पलट गई। रायोटा ने उसे रोक कर बोला, मरिया एक बात तुम्हें बतानी थी, तुम भी मेरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रही हो। मरिया की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सिर्फ थैंक यू कहा और रोती हुई चली गई। अपने दिल में बस एक ही बात कह गई, रायोटा ये मेरे लिए इनफ है। थोड़ी देर बाद रायोटा ने लूना को कॉल लगाया। वो फोन पर ही था कि उसके पास से एक अनजान आदमी गुजरा और अगले ही पल उसने मरिया की चीख सुनी। रायोटा दौड़ कर गया तो देखा वो आदमी मरिया को तंग कर रहा था। रायोटा के पहुंचते ही वो आदमी भाग गया। रायोटा ने घबराकर पूछा, मरिया तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? फोन लाइन पर ये सब सुनते ही लूना एकदम शॉक हो गई। रायोटा मरिया को लेकर पुलिस स्टेशन गया और सब डिटेल बताई। वहाँ मरिया ने देखा कि उसके बैग से एक ईयरिंग मिसिंग है। पुलिस ने उन्हें घर भेजने का आश्वासन दिया। थोड़ी देर बाद लूना ने रायोटा को कॉल पर कहा, मैंने अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर दिया है, तुम टेंशन मत लो, मरिया सेफ है। रायोटा ने सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहा, पर लूना ने हाथ रोक कर कहा, तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। रायोटा ने फिर भी कहा, मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम मुझे या हमें गलत समझो। लूना शांति सी आवाज में बोली, रायोटा इसकी भी जरूरत नहीं है, मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम मेरा बैड साइड देखो, इसलिए ब्रेकअप कर लेते हैं। उस पल हवा रुक गई, जैसे एक खामोशी छा गई। फिर लूना ने अपने दिल का राज खोला, मैं तुमसे ब्रेकअप इसलिए नहीं कर रही कि कल क्या हुआ, मैं तो पहले से ये सोच रही थी। मुझे पता था तुम भी मेरे लिए वैसे ही फील करते हो। मैं तुम्हारे साथ और भी बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करना चाहती थी, पर मैं
खुश हूँ कि कम से कम थोड़ा वक्त तो हमने साथ गुजारा। वो दोनों सामने खड़े एक कपल को देखते रहे और उन्हें देखकर उनके अपने पल याद आने लगे। हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक सेकंड, हर एक फीलिंग। लूना के आंसू रुक नहीं रहे थे, पर उसने देखा कि रायोटा तो उससे भी ज्यादा रो रहा था। उसने रोकर कहा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता लूना, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। मरिया के साथ तो बस मैं ये बात कर रहा था कि हम दोनों आगे बात न करें। तुमने गलत समझ लिया। रायोटा की आवाज टूट रही थी। मैं तुम्हें लूज नहीं करना चाहता, पर अपने पास्ट में भी लौट नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? लूना की आंखों से आंसू बहते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर देना रायोटा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम मेरा डार्क साइड देखकर मुझसे नफरत करने लगो, इसलिए मैं दूर हो रही थी। रायोटा ने उसके कंधे पकड़कर कहा, जो भी हो तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें क्यों हट करूंगा? और उसने लूना को जोर से हक कर लिया। मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही हाई स्कूल फिनिश करना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, बड़े सपने तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। लूना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और रायोटा और ज्यादा जोर से रो पड़ा। तभी एक छोटा बच्चा गलती से रायोटा से टकरा गया और उसके पेरेंट्स डरे हुए माफी मांगने लगे। दोनों एक पल के लिए शॉक हुए, फिर अचानक से हंसी छूट गई। समुद्र के किनारे दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं, पुरानी बातें डिस्कस करते हैं और एक दूसरे को पहली बार सच में अपना मानकर किस करते हैं। रायोटा ने कहा, लूना मुझे माफ कर देना, पर मैं मरिया के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता। लूना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं तो बस चाहती थी कि तुम उसके दोस्त बनो ताकि मैं उसके पास अपनी प्यारी बहन के जैसे रह सकूं, लेकिन मुझे लगता है अब वो मुझे और डिसलाइक करेगी। रायोटा ने उसका हाथ थाम कर कहा, ऐसी बात नहीं है, मरिया तुम्हें पसंद करती है। तब लूना ने एक सीक्रेट खोला, वो इयररिंग्स जो तुमने देखा था वो मैंने मरिया को दिया था। रायोटा को याद आया कि कल मरिया का इयररिंग मिसिंग था। दोनों ने मिलकर उसको ढूंढा और जब मिला तो लूना ने कहा, ये तो मरिया का ही है, मतलब वो अभी भी पहले की तरह ही है, अभी भी मुझे पसंद करती है। शायद मैं अपना खोया हुआ रिश्ता फिर से वापस पा सकती हूँ। अगले दिन स्कूल में मरिया ने एक कंपटीशन जीता, सब तालियां बजा रहे थे। तभी लूना खड़ी हुई और बोली, मैं अपनी छोटी बहन पर प्राउड फील कर रही हूँ। पूरी क्लास शॉक्ड रह गई। लूना ने बताया, मैं और मरिया ट्विन सिस्टर्स है। पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और मॉम की दूसरी शादी के बाद हमारा सरनेम अलग हो गया। मरिया शर्माते हुए एक्सेप्ट करती है और सब बच्चे हंसने लगते हैं। कुछ दिन बाद मरिया ने लूना को हक करके कहा, तुमने मुझे इयररिंग वापस दिया, तुम और रायोटा ने मिलकर ढूंढा, मुझे बहुत पहले ही तुमसे क्लोज होना चाहिए था। लूना भी रो पड़ी और बोली, मैं खुश थी जब तुम मेरे स्कूल में आई थी, बस गलती मेरी थी। और फिर लूना, मरिया और उनके दोस्त एक साथ हंसने लगे। कुछ लड़के मजाक में बोले, मरिया तो मैं ही पटाऊंगा, और सब हंसी में खिलखिला उठे। रायोटा ने चुपचाप उन सबको देखा और अपने दिल में सोचा, शायद इसी को कहते हैं लॉस्ट चीजें वापस पाना। रायोटा और लूना एक साथ कहीं जा रहे होते हैं और दोनों के चेहरे पर इतनी बड़ी वाली स्माइल होती है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी इन्होंने जीत ली हो। लेकिन लूना तो थोड़ी ज्यादा ही खुश नजर आती है और एक्साइटमेंट के साथ बोलती है, तुम्हें पता है यहाँ जितने भी लोग हैं ना, उन सब में सबसे ज्यादा लकी मैं हूँ, क्योंकि मैं प्राउडली सबको चिल्ला चिल्ला कर कह सकती हूँ कि तुम मेरे हो। ये सुनकर रायोटा के कान लाल हो जाते हैं और वो इतना ब्लश करता है जैसे किसी ने सबके सामने उसके दिल की डायरी पढ़ ली हो। उस वक्त लूना उसकी तरफ देखती है और सॉफ्टली बोलती है, रायोटा आई लव यू सो मच, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। रायोटा थोड़ा सरप्राइज होता है और तुरंत कहता है, लूना मुझे भी तुमसे एक बात शेयर करनी है, और अपने मन में सोचता है, शायद आज फाइनली वो दिन आ ही गया है जब मैं लूना के साथ अपना दिल की बात कह पाऊंगा। ये सोच सोच कर वो अंदर से एकदम रेस्टलेस हो जाता है, लेकिन अगले ही पल लूना की बात उसकी दुनिया उल्टा कर देती है। लूना कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक लोटे ऑपरेशन में मदद करो। रायोटा शॉक हो जाता है और कंफ्यूज होकर कहता है, ये लोटे ऑपरेशन क्या है? सीन कट होता है और दोनों एक कोजी सा कैफे में बैठ जाते हैं, कॉफी के साथ गर्म गर्म एटमॉस्फेयर। वहाँ लूना अपनी फैमिली के बारे में बात करती है। रायोटा, मेरी सिस्टर मरिया के साथ मेरा रिलेशन अब पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, बट अब मैं चाहती हूँ कि पूरी फैमिली एक साथ वापस आ जाए। देखो, मेरी मॉम का अभी अभी डिवोर्स हो चुका है और जो मेरे डैड हैं वो आज भी मॉम को सीक्रेटली चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी बेस्ट टाइम है उन्हें एक साथ लाने का। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रायोटा क्यूरियस होकर कहता है, पर हम ये सब करेंगे कैसे? लूना मुस्कान के साथ बताती है, बचपन में मैंने एक स्टोरी बुक पढ़ी थी जिसमें दो ट्विन सिस्टर्स अपने पेरेंट्स को दोबारा एक कर देते हैं। मैंने ये आइडिया मरिया को भी बताया और वो भी रेडी है। हम क्रिसमस ईव पर अपने पेरेंट्स को एक फैंसी रेस्टोरेंट बुलाएंगे, एक फैमिली डिनर अरेंज करेंगे और वहीं तुम्हें ऑफिशियली मेरे डैड से इंट्रोड्यूस कर दूंगी। अगला सीन क्लास का है जहाँ लूना अपने डैड को एक हार्टफेल्ट लेटर लिख रही होती है। तभी मरिया भी आती है, लेकिन एटमॉस्फेयर तब और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब एक नया लड़का क्लासरूम में एंट्री करता है और रायोटा को कैजुअली हेलो बोलता है। रायोटा जब उसे देखता है तो उसकी आंखें फैल जाती है, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि पुराना दोस्त इची होता है, जो अब एकदम हैंडसम और स्मार्ट लग रहा होता है। उसे देखकर आकारी का दिल तेज धड़कने लगता है, उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो अपने फ्रेंड से एक्साइटेड होकर पूछती है, ये सच में इची है ना? ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है, जैसे मेरा ड्रीम आइडल सामने आ गया हो। तब लूना मस्ती करते हुए कहती है, फिर प्रपोज क्यों नहीं करती उससे? आकारी तुरंत शर्मा जाती है और कहती है, नहीं यार, पहले मैंने उसे रिजेक्ट किया था, अब दोबारा प्रपोज करना एकदम ऑकवर्ड होगा। लूना उसकी नौटंकी देखकर इरिटेट होती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ रूफटॉप पर निशी निकोटो के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर निकोटो उसे सीधा डांट देती है, तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। निशी थोड़ा एम्बेरस्ड फील करता है और स्लोली वहाँ से निकल जाता है। अपने आप से बात
बात करते हुए वो सोचता है सब अपना यूथ एंजॉय कर रहे हैं, बस मैं ही अकेला बचा हूँ जो पीछे रह गया। और तब उसे याद आता है कि क्रिसमस डिनर के दिन उसे लूना के डैड से फॉर्मली मिलना है। ये सोचकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो इमेजिन करता है पता नहीं मैं अपना इंट्रोडक्शन उन्हें कैसे दूंगा, क्या वो मुझे पसंद करेंगे या मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तभी लूना आती है और उसका मूड हल्का करने की कोशिश करती है। सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट में, जहाँ मरिया अपनी मॉम को भी लेकर आई होती है। मॉम एकदम स्टंट फील करती है जब लूना कैजुअली कहती है डैड भी आ रहे हैं, और उनके चेहरे पर एकदम मिक्स एक्सप्रेशन आ जाता है, शॉक, होप और थोड़ा सा कंफ्यूजन। मरिया अपनी मॉम के सामने आंखें झुकाकर सॉफ्टली बोलती है मॉम आई एम सॉरी, हमें लगा कि अगर हम थोड़ा झूठ बोलें तो शायद पुराने दिनों की तरह सारी फैमिली एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर पाए, इसीलिए मैंने आपको सच नहीं बताया। उसकी मॉम कुछ देर के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। उनके चेहरे पर वही एक्सप्रेशंस होते हैं जो एक मॉम के होते हैं जब वो हर्ट होती है, लेकिन साथ ही अपने बच्चों पर गुस्सा भी नहीं कर पाती। तभी वहाँ लूना के डैड एंट्री करते हैं, लेकिन उनके साथ एक औरत भी होती है और उसे देखते ही पूरी टेबल फ्रीज हो जाती है। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है, ये कौन है? और शॉक तब और ज्यादा हो जाता है जब लूना के फादर खुद कैजुअली अनाउंस करते हैं एक्चुअली तुम लोगों ने मुझे इनवाइट किया था ताकि मैं लूना के बॉयफ्रेंड से मिलूं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवा दूं, और हाँ हम दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं। ये वर्ड्स जैसे ही हवा में घूमते हैं लूना का दिल एकदम थर्रा जाता है, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो बिना कंट्रोल के रोने लगती है। पुरानी खुशी से भरी हुई पार्टी एक सेकंड में डिजास्टर बन जाती है। रायोटा तुरंत लूना को संभालने की कोशिश करता है, उसके आंसू पोंछता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन उसके अंदर भी कंफ्यूजन और दुख भरा होता है। मरिया और उनकी मॉम साइलेंटली वहाँ से निकल जाती है और अब सिर्फ लूना और रायोटा ही एक दूसरे के साथ रह जाते हैं। घर लौटने के बाद भी लूना बिल्कुल चुप हो जाती है, उसके चेहरे पर उदासी क्लियरली लिखी होती है और रायोटा समझ नहीं पाता कि उसे क्या बोले। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वो धीरे से कहता है लूना शायद मुझे अब निकलना चाहिए। ये कहकर वो उठता है और डोर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके चलने से पहले ही लूना उसके कपड़े की स्लीव पकड़ लेती है। उसकी आवाज बहुत ही कमजोर होती है, प्लीज आज रात मुझे अकेला मत छोड़ना। रायोटा ऑकवर्ड फील करता है और स्लोली बोलता है पर तुम्हारे डैड तो यही रहेंगे ना। लूना के आंसू रुकते नहीं है और वो कहती है नहीं डैड आज वापस नहीं आएंगे, मुझे पता है वो उस औरत के साथ ही रहेंगे। ये सुनकर रायोटा कहते कहते रुक जाता है, उसके दिल में एक सा भर जाता है। लूना उसकी तरफ देखती है और एकदम से बोल पड़ती है क्या तुम भी मेरे डैड की तरह मुझे छोड़ दोगे? ये सुनते ही वो और जोर जोर से रोने लगती है और रायोटा बस खामोशी से उसे अपने पास खींच लेता है। इमोशन की इंटेंसिटी इतनी होती है कि दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। उनकी सांसें तेज हो जाती है और एक सेकंड के लिए लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। रायोटा रियलाइज करता है कि लूना के बॉडी का टेम्परेचर अनयूजुअल है। उसका फोरहेड टच करते ही वो पैनिक में आ जाता है, ओह नो लूना को तो तेज बुखार है। वो तुरंत सोचता है कि हॉस्पिटल ले जाए या घर पर ही उसका ख्याल रखे। जल्दी में वो लूना को अपने बैग पर उठाता है और उसके रूम तक ले जाता है, फिर उसे बेड पर सॉफ्टली सुला देता है और उसका ध्यान रखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सीन कट होता है निशी पर, जो निकोनो की बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है और मन में डिसाइड करता है कुछ भी हो जाए आज मैं उससे प्रपोज जरूर करूंगा। लेकिन जब वो अंदर जाने की हिम्मत करता है तभी निकोनो एकदम उल्टा रास्ता लेकर भाग जाती है और सीधा सेकिया के प्रेप स्कूल पहुंच जाती है। वहाँ उसे सेकिया एक कमरे में मिलता है। वो शांति से बैठा होता है और नींद में होता है। निकोनो उसे जेंटली जगाती है और सॉफ्टली कहती है मैं आपका वेट करूंगी जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं होते। ये कहकर वो क्वाइटली वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले सेकिया उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है रुको तुम अपने आप को क्या समझती हो, बिना कुछ कहे जाओगी? और तब वो अपना प्लान रिवील करता है, जिसे सुनकर निकोनो के चेहरे पर खुशी आ जाती है और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। ये सब कुछ दूर से निशी देख रहा होता है। उसके दिल में जेलसी और दर्द दोनों भर जाते हैं, लेकिन उसके फोन की रिंगटोन बजती है। इची का कॉल होता है। इची हंसते हंसते कहता है निशी तुम क्या कर रहे हो, जल्दी घर आओ, मैंने अपना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया है। निशी का दिल अभी भी हैवी होता है पर वो तेजी से वापस घर की तरफ दौड़ता है। वहीं दूसरी साइड हम आकारी को देखते हैं जो बार बार इची की फोटो देखकर ब्लश करती रहती है। और फिर मरिया का सीन आता है जो चिंता भरी आवाज में कहती है पता नहीं लूना अब कैसी होगी, क्योंकि आज जो पार्टी में हुआ उसने सिर्फ एटमॉस्फेयर ही खराब नहीं किया, डैड ने भी बहुत बड़ा तमाशा कर दिया। रात भर लूना के पास बैठकर उसका ख्याल रखने के बाद रायोटा उसका हाथ पकड़कर वही थोड़ी देर में सो जाता है। सुबह की धूप हल्का सा कमरे में आता है और लूना जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है एक कप चाय के साथ खिड़की के पास बैठी मुस्कान के साथ कहती है रायोटा मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी क्रिसमस की सुबह तुम्हारा चेहरा देखकर शुरू हुई। ये सुनकर रायोटा का दिल गर्म हो जाता है और उसी वक्त लूना उसे एक गिफ्ट देती है। बॉक्स के अंदर अनेक छोटी छोटी एक्सेसरीज होती है और रायोटा उन्हें देखकर बच्चों की तरह खुश हो जाता है। वो तुरंत कहता है वेट लूना मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और तभी एकदम से सैंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर रेड कैप और व्हाइट बियर्ड के साथ वो लूना के सामने आता है और कहता है मैरी क्रिसमस। लूना अपने प्यारे सैंटा को देखकर हंसी रोक नहीं पाती। रायोटा थोड़ा नर्वस होकर अपना गिफ्ट देता है, एक छोटा सा बॉक्स जिसमें छुपा होता है एक पेयर ऑफ इयरिंग्स, और वो भी आम इयरिंग्स नहीं बल्कि मून स्टोन के इयरिंग्स, वही स्टोन जो लूना का ऑल टाइम फेवरेट था। इयरिंग्स देखते ही लूना की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से भरी आवाज में कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ, पहले सैंटा मेरी खुशी का रीजन होते थे, अब तुम हो, तुम मेरे लिए सैंटा क्लॉज बन गए हो रायोटा। और एक मोमेंट के लिए
वो अपने दिल के दर्द को भी एक्सेप्ट कर लेती है। शायद मुझे अपने डैड की खुशियों को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रायोटा उसे देखकर ब्लश करता है पर अपने मन में सोचता है अभी हम दोनों बहुत छोटे हैं और बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारी खुशियां भी बढ़ेंगी और हम साथ मिलकर हर एक्सपीरियंस एंजॉय करेंगे। सीन कट होता है और अगले दिन लुना कैफे में बैठकर रेस्टोरेंट वाली रात के बारे में डिस्कस करती है। लुना थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है मुझे अभी भी अजीब लगता है, कल रात मैं पूरी तरह अकेली थी और फिर भी रायोटा ने मेरे साथ कोई गलत बात या नॉटी हरकत नहीं की। निकोनो उसे समझाती है शायद क्योंकि तुम उस वक्त बीमार थी और वैसे भी अब तुम उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रही, तुम उसके दिल की पहली मोहब्बत बन गई हो। लुना शर्मा कर चुप हो जाती है और फिर धीरे से कहती है पता नहीं कैसा फील है लेकिन मैं हर वक्त उसके बारे में सोचती हूँ। निकोनो मुस्कान के साथ कहती है लुना ये तुम्हारा फर्स्ट लव है। ये सुनते ही लुना का दिल गुनगुनाने लगता है और वो सॉफ्टली कहती है फाइनली मेरे पास भी कुछ ऐसा है जो मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और अगला सीन रायोटा और लुना एक साथ घूमते हैं जब उनकी नजर एक फोटो स्टूडियो पर पड़ती है। लुना अपनी आंखों में नॉटी शाइन लेकर कहती है रायोटा क्या तुम्हें कॉस्प्ले पसंद है? रायोटा ऑकवर्ड होकर बोलता है नहीं यार मैं इन सब में एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर लुना उसे खींच कर ले जाती है और दोनों मस्ती भरे पोजेस देते हैं। लुना मेड कॉस्ट्यूम पहनकर एकदम क्यूट लग रही होती है और दोनों एक साथ चिपक कर फनी रोमांटिक पिक्चर्स खिंचवाते हैं। रायोटा नोटिस करता है कि लुना आज कुछ ज्यादा ही क्लोज बिहेव कर रही है। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है लुना आज तुम इतनी वेird क्यों बिहेव कर रही हो? लुना के गाल लाल हो जाते हैं। वो शर्मा कर कहती है रायोटा मैं चाहती हूँ तुम मुझे एक अलग नजरिए से देखो, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ और भी हो। और इतना कहकर वो अचानक रायोटा को किस कर देती है और बस इसी पैशनेट मोमेंट के साथ हमारा सीजन 1 का एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। स्टोरी एक क्लिफ हैंगर पर रुक जाती है और नैरेटर की आवाज गूंजती है भाई तो इतना प्यारा है कि इतने देर तक देखा, अगर देखा तो एक कमेंट कर दो।